सर कांग्रेस क्या है? तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि कांग्रेस इस देश के लिए कैंसर है। ये कांग्रेस बन रही है, इसके जो नेता हैं ये उस महारानी के पैरों के जूते के फीते खोलने योग्य नहीं है। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगरा जो है वो करजन वाइली को गोली मारते हैं। 1 जुलाई को गोली मारी और 5 जुलाई को करजन वाइली के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। मतलब जिस समय 1942 से कांग्रेसी अपना आंदोलन कहते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय वो वहां जाके घुटने टेक के वफादारी की कस्में खा रहा था और 47 में आजादी मिलते ही फजल अली उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। तो चंद्रशेखर आजाद की कहानी जो है वो तो कैसे उनकी परिधान हुआ, कैसे शहादत हुई, ये जब इसका सच सामने आता है तो कांग्रेस को बिल्कुल नंगा कर देता है। जरा गौर करिए कि चंद्रशेखर आजाद की माँ की मूर्ति लगनी है और सरकार कर्फ्यू लगा रही है, कोई नहीं निकलेगा। इंग्लैंड की एक कंपनी से जीप खरीदने का सौदा हुआ, 1800 जीपें खरीदी गई और उसमें से 180 जीपें हिंदुस्तान आई और वो जो आई थी वो सेकेंड हैंड थी, टूटी फूटी थी, खटारा थी। बाकी की 1600 जीपें वो कभी हिंदुस्तान आई ही भी आज तक नहीं है। ये सरकार दोषी है, भाजपा दोषी है और आरएसएस सत्ता में तो वो भी है कि आप इनकी ये सच्चाई क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि सोनिया गांधी आज जहां पे है या जहां पे आज से पहले पहुंची, क्या सोनिया गांधी यहाँ पहुंचती अगर संजय गांधी जिंदा होता? कोई सवाल ही नहीं था। विजय नेहरू जी की बहन जी थी विजय लक्ष्मी पंडित, और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय वो यहाँ लखनऊ की जेल में बंद थी। उस समय जेल सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे मिस्टर ओबेरॉय, तो विजय लक्ष्मी पंडित के लिए एक अलग कॉटेज का निर्माण उन्होंने करवा दिया था, वो मिस्टर ओबेरॉय ने। और अक्सर शाम को विजय लक्ष्मी पंडित मिस्टर ओबेरॉय की कार में बैठ के मेफेयर सिनेमा में पिक्चर देखने आ जाती थी जब वो जेल में बंद थी। इस तरह से कांग्रेसी जेल काट रहे थे। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से बहुत चर्चित और बहुत हिट शो के प्रणेता श्री सतीशन मिश्रा जी। जिन दर्शकों को सतीश जी के बारे में पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा परिचय कि सतीश जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ बेस्ड हैं और तमाम जगह बम्बई, जम्मू, हर जगह प्रिंट में काफ़ी बड़ा काम कर चुके हैं। फेसबुक के प्रख्यात लेखकों में से, हज़ारों के फ़ैन फॉलोइंग, प्लस मनीष ठाकुर शो एक यूट्यूब चैनल है जिस पर रात में 10:30 बजे सतीश सर का एक लाइव शो आता है हर दिन और अद्भुत होता है वो। जो लोग राष्ट्रवाद से थोड़ा सा अपना जोड़ते हैं अपने आप को, उनको यह शो डेली ज़रूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और आज का जो हमारा विषय है, उस विषय से पहले हमने जो पिछला विषय किया था उस पे हमें आपसे बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के विषय पर आते हैं। पिछली बार बात हुई थी मोदी जी के बारे में, उनके 11 साल के कार्यकाल के बारे में, पर एक कंपैरिजन जरूरी है कि उससे पहले क्या था, कौन था, क्या कर रहा था और क्या नुकसान कर रहा था या क्या कुछ हो रहा था, नुकसान फ़ायदा जो भी था, एक तथ्यात्मक बातें। उससे पहले थी कांग्रेस, और कांग्रेस सिर्फ सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस का प्रभाव जन जन के दिमाग में, मन में, उसकी पॉलिसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ये हमको आम जीवन में डेली देखने को मिलता है, न सिर्फ राजनीति में बल्कि पूरी तरह जीवन में। कांग्रेस 47 में सत्ता में आती है, पर कांग्रेस उससे पहले भी थी और कांग्रेस का एक अजीब सा एक चरित्र, एक अजीब व्यवहार दिखता है आज भी जब वह सत्ता में नहीं। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि जन्म क्या था, कैसे था, किन परिस्थितियों में था। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर कांग्रेस क्या है? संदीप जी नमस्कार, प्रारब्ध के दर्शकों को भी नमस्कार। सवाल आपका बड़ा जटिल है कि क्या है कांग्रेस। 140 साल पुराना सफर है इसका और इस दावे के साथ है कि देश को हमने आजाद कराया था। तो अगर 140 साल का अगर हम पूरा संक्षेप में विश्लेषण करें तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि कांग्रेस इस देश के लिए कैंसर है। कांग्रेस कैंसर है और अभी आप दर्शकों को समझ में आ जाएगा। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, लेकिन हमारा आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास है वो 90 साल का है।
1857 से 1947 पूरे 90 साल होते हैं। 90 साल में कांग्रेस का जन्म होता है 1885, तो आप 28 साल तो निकाल दीजिए। 28 साल तो कांग्रेस थी ही नहीं, तो बचे 62 साल। 90 साल में 62 साल बचे, और 62 साल में 2016 नहीं 1916, यानी 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है। 15 साल इधर, 16 साल इधर, 10 है कि ना। और वहां से आप 1885 2031 साल 2016 में लाला लाजपत राय किताब लिखते हैं। 1916 में, मतलब 1916 में वो किताब जो है छप के प्रकाशित होती है। और लाला लाजपत राय छोटी हस्ती नहीं है, लाला लाजपत राय संघी नहीं है, लाला लाजपत राय भाजपाई नहीं है। लाला लाजपत राय उसके बाद 2020 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो इतना दिग्गज नेता उस किताब को लिखता है, और वो क्या लिखता है कांग्रेस, मतलब 2016 तक के सफर के बारे में लिख रहे हैं वो। 1916 तक के, हाँ 1916 के, तो आप समझिए 28 और 31 59 साल निकल जाते हैं। और थोड़ा दर्शकों को समय लूंगा, मैं कोट निकाल के बताता हूँ लाला लाजपत राय लिख क्या गए अपनी किताब में। उन्होंने लिखा है कि यह एक निर्विवाद सत्य है, इतिहास सम्मत तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज था। ये लाला लाजपत राय लिख रहे हैं, हम आप नहीं कह रहे हैं। उपज था। उन्होंने वह विचार मिस्टर ह्यूम को दिया, जिसे उन्होंने क्रियान्वित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस की स्थापना का तात्कालिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को आने वाले खतरों से बचाने का था, जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर ए ह्यूम के हवाले से लाला जी ने लिखा है कि मिस्टर ह्यूम के अनुसार इस आंदोलन को चलाने वालों के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। भारतवासियों में बढ़ता विक्षोभ, पश्चिमी विचारों से उनका संपर्क, नवीन शिक्षा, नवीन आविष्कारों का उपयोग, ये सभी कारण थे भारतवासियों में पनपते आक्रोश के। यह बहुत आवश्यक था कि कोई ऐसा सुरक्षित मार्ग ढूंढ निकाला जाए जिससे उनमें भड़कने वाला असंतोष किसी सुरक्षित मार्ग से निकल सके, तथा उनकी वह नाराजगी किसी जहरीले फोड़े में एकत्रित मवाद का रूप न ले ले। ये डफरिन और ह्यूम का आपस में तय हो रहा है कांग्रेस बनने से पहले, ना ले ले। कुछ प्रांतों में किन्हीं खास हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि उस वक्त कांग्रेस की स्थापना कुछ जल्दबाजी का काम था। अभी जल्दबाजी थी, किंतु सबसे बड़ी जरूरत तो यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की एकता को कैसे कायम रखा जा सकता है। ये कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के ये था कि कांग्रेस क्यों बनाई जा रही है, ये उसके उद्देश्यों पर चर्चा लाला लाजपत राय अपनी किताब में कर रहे हैं कि क्या बनाए कायम रखा जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस का समय से पूर्ण भले ही रहा हो, किंतु उसे अनुपयुक्त कदापि नहीं कहा जा सकता। ये एक पार्ट है, और ये उन्होंने पूरा कांग्रेस के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, तो इसको जरा दर्शक समझें। आगे वो लिखते हैं कि यह तो स्पष्ट है कि उस समय कांग्रेस की स्थापना आने वाले खतरों से अंग्रेजी साम्राज्य को बचाने के लिए ही की गई थी, न कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का सवाल ही मुख्य था, और भारत के हित गौण थे। इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस अपने उस समय के आदर्श के अनुकूल चलती रही। यह कथन नितांत न्याययुक्त तथा तर्क संगत है कि कांग्रेस के संस्थापक यह जानते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन का चलते रहना अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए उनकी चेष्टा थी कि यथाशक्ति किसी भी आगंतुक विपत्ति से ब्रिटिश शासन की न केवल रक्षा की जाए, अपितु उसे मजबूत बनाया जाए। उनकी दृष्टि में देशवासियों की राजनीतिक मांगों की पूर्ति तथा भारत की राजनीतिक प्रगति गौण थी। अभी आगे एक और हिस्सा बताऊंगा। तो अब दर्शक इसको समझ लें कि ये बात वो आदमी लिख रहा है जो इस किताब के लिखने के 5 साल बाद कांग्रेस ने उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और लाला लाजपत राय वो थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज होने के बाद भगत सिंह ने सांडर सत्याकांड किया था। तो इससे तो मुकर नहीं सकते कांग्रेसी। तो मैंने कहा 28 और 31 59 साल निकाल दीजिए तो बचे 31 साल। जो बताते ना कि आज़ादी हमने दिलाई, तो ये इनकी स्थिति थी। और लाला लाजपत राय जो लिख गए हैं उसको जरा कुछ घटनाक्रमों से जोड़िए कि कांग्रेस के सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल बहुत बड़े नेता हैं, इनके मतलब महान नेताओं में गिनती करते हैं। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगरा जो है वो करजन वाली को गोली मारते हैं।
करजन वाली यहाँ का जो उसमें वाइसराय था उसका वो एक सेक्रेटरी का लीजिए, पीएस का लीजिए, और उसने बहुत अत्याचार हिंदुस्तानियों पे किए थे। वो गया जब इंग्लैंड तो करजन मदन लाल ढींगरा ने उनको गोली मार दी, मर गए वो। और जब मरे तो 1 जुलाई को गोली मारी और 5 जुलाई को इंडिया हाउस जो इंग्लैंड में था उसमें करजन वाइली के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मदन लाल ढींगरा की निंदा का प्रस्ताव रखा गया। उस सभा का जो आयोजक था वो आगा खान था। बम्बई में जो आगा खान पूरी डायनेस्टी चल रही है, जिसके पैलेस में नेहरू रखे गए। आगा खान उसका आयोजक था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्रपाल उसके चीफ गेस्ट, मतलब एक तरह से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि थे। और 5 जुलाई को वो शुरू होती है सभा, तो सबके भाषण होते हैं, बनर्जी और विपिन चंद्रपाल सब भाषण देते हैं, वाइली के लिए शोक प्रकट करते हैं और मदन लाल ढींगरा को जम के कोसते हैं। और अंत में एक प्रस्ताव पास होता है कि हम ये सभा सर्वसम्मति से मदन लाल ढींगरा की निंदा करती है और कठोर सजा उसको दी जानी चाहिए। लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। उसी जब वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो पूरी सभा में एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि ये प्रस्ताव गलत है, भारत विरोधी है और मैं इसका विरोध करता हूं, तो आप इसको सर्वसम्मत नहीं कह सकते। जब वो आदमी खड़ा होता तो उसी बगल में काला अंग्रेज कह लीजिए, पामर करके एक था, वो खड़ा होता, उसके खोपड़ी में डंडा मार देता और उनकी सर फट जाता है उनका। लेकिन जब वो सर उनका फटता है तो उनका जो साथी था उसका नाम था तिरुमल आचार्य, वो खड़ा होता और वो पिस्तौल निकाल लेता है, वो उसको मारने लगता है जिसने खोपड़ी में डंडा मारा है। तो वो रोक देते हैं, कहते नहीं, ये मच्छर है, खटमल है, इसको मत मारो, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। मगर वो इतनी जो हड़कंप हो जाती है, उनका सर फट जाता है और पिस्तौल निकल आती है, तो सभा भंग हो जाती है और मदन लाल ढींगरा की निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। वो आदमी कौन था? मैं गेस करूं सर? हाँ, सावरकर। हाँ, वो जो थे 5 जुलाई 1909 को वो जो थे वीर सावरकर थे। सर मैं ये घटना पहली बार सुन रहा हूँ, फिर भी जो तेवर और जो दिखा और इंडिया हाउस का नाम आया तो हाँ, इंडिया हाउस गए तो पूरे वो 1000 लोगों पे एक अकेला आदमी भारी पड़ गया जिसका नाम था वीर सावरकर, और वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। उस सावरकर को कांग्रेस गद्दार कहती है। जरा सोचिए, मतलब जिसके दो बड़े नेता, उसमें शायद सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष भी हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, वो वाइली के लिए शोक प्रकट कर रहे थे और मदन लाल ढींगरा को ये कह रहे थे। और इसके अलावा मदन लाल ढींगरा से ही जुड़ा वो एक और किस्सा है कि जब मदन लाल ढींगरा ने मार दिया वाइली को, फांसी हो गई उनको 17 अगस्त या 17 अगस्त 1909 को उनको फांसी भी हो गई 2 महीने बाद। तो गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये हिंसा जनित कार्य है, और मतलब इसकी कठोर निंदा उन्होंने भी की और वाइली के लिए उन्होंने खूब प्रशंसा और ब्रिटिश शासन की बड़ी प्रशंसा की। तो ये इसलिए मैंने ये बताया कि ये 59 साल का कारनामा था। तो वो आप जो अभी मैंने लाला लाजपत राय का पढ़ के सुनाया, तो ये बता दूं कि लाला लाजपत राय गलत नहीं लिख रहे थे, ये कांग्रेसी यही काम कर रहे थे कि किस तरह अंग्रेजों की सुरक्षा की जाए, अंग्रेजों को बचाया जाए और गुलाम देश बना रहे। सर आप इससे आगे बढ़े, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस के इतिहास पे चर्चा हो रही है और उसके आज के वर्तमान पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये आप लोगों को लग रहा होगा कि यार यही हरकतें तो आज भी कर रहे हैं लोग। नहीं, हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आपको पृष्ठभूमि जानना इसलिए जरूरी है कि जो वर्तमान है वो इसी से जुड़ा हुआ है, वो इसी की कोख से निकला। इनका आज का जो आचरण है वो इनका 140 साल पहले जब इनका जन्म हुआ था तब से यही के इसी परिवेश में पले थे। तो देश और भारत से इनका कोई लगाव नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये 59 साल का, और उससे पहले एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना, और ये तो मैंने लाला लाजपत राय का बताया, और एक और घटना का उल्लेख 2 आदमियों ने किया है अपनी किताब में कि जिस दिन इसका जन्म हुआ 28 दिसंबर 1885 को जब जन्म हुआ तो ह्यूम उसका अध्यक्ष नहीं बना, ह्यूम बनाया उसने कि अपने गुलाम को। लेकिन जब गठन हो गया तो उस हाल के अंदर बम्बई में गठन हुआ था, तो ह्यूम आया मंच पर और उसने कहा कि उस महिमामयी महारानी के लिए,
महारानी विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड की थी, कि उस महिमा में महारानी के लिए और थ्री चीयर्स किए जाएं, और 3 के 3 गुने ज्यादा किए जाए, फिर उनके भी 3 गुने ज्यादा 3 चीयर्स उस महिमा में महारानी के लिए किए जाएं, जिसके पैरों के जूतों के फीते खोलने योग्य भी हम नहीं हैं। उसने उसी दिन ये भी मैसेज दे दिया कि जो कांग्रेस बन रही है, इसके जो नेता हैं, ये उस महारानी के पैरों के जूते के फीते खोलने योग्य नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि ये इस संवाद के बाद उन बेशर्म कांग्रेसियों ने जो उस समय हाल में थे, उन्होंने जोर जोर से बड़ी देर तक नारे महारानी की जय के लगाए। और ये भी बता दूं कि ये जिन्होंने लिखा है, तो ऐसा नहीं कोई गप है, कोई आप इसको संघ और भाजपा को गाली देने लगो, ना तो संघ का जन्म हुआ तो भाजपा तो छोड़ दीजिए। पहला इसको जिसने लिखा है वो ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसका कोई भी कांग्रेसी उस आदमी के पैर की धूल नहीं है। उनका नाम है मनमथ नाथ गुप्त। और मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी किताब में 44 और 45 नंबर पेज कांग्रेस के 100 वर्ष, और जब कांग्रेस के 1985 में 100 वर्ष पूरे हुए थे, तब मनमथ नाथ गुप्ता ने किताब लिखी थी। तो उसके ऐसा नहीं कि वो कोई बाद मिलकर सारे कांग्रेसी जिंदा थे। और उससे ज्यादा संदीप जी, ऐसा नहीं, कांग्रेस में कुछ आवाजें थी कि उस किताब की प्रस्तावना किसने लिखी थी। जब कोई कांग्रेसी आपसे इस पर बहस करे ना कि ये ऐसा वैसा है, उस कांग्रेस की प्रस्तावना पंडित कमलापति त्रिपाठी ने लिखी थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और केंद्र सरकार में रेल मंत्री रह चुके थे उसके बाद, क्योंकि 1985 की किताब है और उसमें ये वर्णन मनमथ नाथ गुप्ता ने किया है कांग्रेस का। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये कितने ठोस तथ्य हैं। और उसके अलावा एक और नाम है जो गांधी को बहुत प्यारे थे, मतलब गांधी ने उनके लिए सुभाष चंद्र बोस की बलि ले ली थी, पट्टाभी सीतारमैया। उन्होंने भी इसी नाम से किताब लिखी है, कांग्रेस के 100 वर्ष। तो उन्होंने भी यही घटना लिखी, बस उन्होंने जूते वाला पोर्शन जो है उसका जिक्र खा गए हैं बस, मगर बाकी पूरा यही क्रम है, इस तरह से महारानी के वहां पे जय जयकार की गई। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा, और थोड़ी देर का नहीं रहा, ये 60 साल का तो आपने इतिहास सुन लिया। और उसी के दौरान और कितना नारकी रहा, इसके लिए भी मुझे दोबारा उठाना पड़ेगा कागज। कि पहले बता दूं कि आप लोग सुनते होगे अक्सर क्रिकेट के संदर्भ में आप ज्यादा सुनते होगे कि उसको सर की उपाधि दी गई। जैसे हमारे यहाँ पद्मश्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, तो उनके यहाँ सबसे बड़ा जो है नाइटहुड होता है। तो नाइटहुड जिसको देते हैं उसको सर कहते हैं, कि सर फलाने सर ढिकाने, इस तरह से जो होता है। तो कांग्रेस के 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों की मैं बात कर रहा हूं कि उसी दौर में जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेजों से, और उस समय अंग्रेजों ने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों को सर की उपाधि दी थी। और वो सर की उपाधि, इससे आप समझिए कि उनका क्या मतलब हो सकता है, कि उसके सर की उपाधि देने के साथ वो कैसे कैसे ओबलाइज किए गए, इसलिए बताता हूँ आपको, और वो आप समझेंगे। सर की उपाधि उनको मिलती थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के फेवर में अपना, नहीं वही बता रहा हूँ, वो उसको दी जाती थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहने की कसम खाता था। और कसम ऐसा नहीं कि आपने कहीं खा लिया लिख के दे दी, वो महारानी के सामने एक स्टूल रखा जाता था, स्टूल पे घुटने टेकता है वो आदमी, और टेकने के बाद उसके महारानी उसके कंधे पे एक तलवार रखती है, और तब वो ब्रिटिश साम्राज्य को के प्रति वफादार रहने की कसम खाता है, तब उसको नाइटहुड दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद क्या बाकी रह जाता है। और उसमें 5 नाम गुजरा, उनका थोड़ा परिचय, उनको बाद में कैसे अंग्रेजों ने ओबलाइज किया और कांग्रेस की आजादी की कहानी आपकी समझ में आएगी। पहला नाम है फिरोज शाह मेहता, बहुत कांग्रेसी बहुत गाना गाते हैं उसका। ये 1890 में ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और 1904 में ब्रिटिश शासकों ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी। यानी आप जरा गौर करिए, 1890 और 1904, 14 साल उन्होंने कैसी सेवा करी। वो आदमी अध्यक्ष बना और उसके बाद 14 साल वो कैसी सेवा करते रहे कि बाद में घुटने टेक के उन्होंने वफादारी की कसम खाई। तो आपको समझ में आ सकता है कि क्या कर रही थी कांग्रेस। दूसरा नाम है सन 1900 में बने नारायण गणेश चंदावरकर, भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना,
वह देश के प्रति कितना वफादार था और अंग्रेजों के प्रति कितना वफादार था, यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साल भर बाद ही अंग्रेजी हुकूमत ने नारायण गणेश चंदावरकर को 1901 में बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसको अध्यक्ष बनता है और साल भर बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनता है। देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए बनी कांग्रेस के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण गणेश चंदावरकर ने जज बनकर अंग्रेजों की कितनी गजब की सेवा की कि 1910 में ब्रिटिश शासकों ने नारायण गणेश चंदावरकर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। 1900 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, 1 साल बाद वो जज बनता है और 10 साल बाद उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट नाइटहुड की देती है, यानी वफादारी की कस्में वो खा रहा था अंग्रेजों की महारानी की। मैंने कहा इसीलिए आप थोड़ा अगर आप उसके पृष्ठभूमि में जाएं तो ये सोचिए कि जब वो अध्यक्ष बना, उससे पहले मैं छोड़ता हूँ कि 1900 से 1910 तक उस आदमी का क्या आचरण रहा होगा। वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, या कितना मजबूत कर रहा था कि उनको खुद सर्वोच्च सम्मान उसको अंग्रेज सरकार ने 1910 में दिया। और कब दिया? जब मैं बता रहा हूँ कि 1905 में मदन लाल धिंगरा गोली से उड़ा रहे थे, वहां पे सावरकर लड़ रहे थे। तो ये कांग्रेस के चरित्र की आप समझिए। और एक और है कैरेक्टर, रासबिहारी घोष। वो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बना, 1907 और 1908। रासबिहारी बोस नहीं, रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष, रासबिहारी बोस तो नेताजी वाले नहीं, ये रासबिहारी घोष है आदमी। आईएनए के संस्थापक नहीं, नहीं कतई नहीं। 1907 और 1908 में लगातार 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। रासबिहारी घोष ने कांग्रेस के झंडे तले अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई इतनी जोरदारी और ईमानदारी से लड़ी थी कि 1915 में ब्रिटिश शासकों ने रासबिहारी घोष को नाइटहुड सर की उपाधि दी। अब आप इसमें ये 5 जिनकी बात कर रहा हूँ, ये गौर करिए कि 1907 और 1908 में ये आदमी अध्यक्ष बन रहा है और 1915 में इसको सर की उपाधि, यानी बीच का जो 7 साल है वो क्या कर रहा था ये आदमी? सेवा कर रहा था। ये सेवा कर रहा था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो लाला लाजपत राय को बताया, तो लाला लाजपत राय ने कोई गलत नहीं लिखा, कोई ईर्ष्या से नहीं लिखा, उन्होंने कांग्रेस का सच लिखा है। वो युवा भारत के नाम से किताब है। और इसके बाद 2 बच्चे, बड़ी चर्चित किताब है सर, यंग इंडिया। यंग इंडिया बहुत चर्चित किताब है, मतलब इतना खुलकर कोई लिख नहीं सकता। और चौथा है कि सन 1897 में कांग्रेस सरकार का एडवोकेट जनरल, आप समझिए ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस सरकार का एडवोकेट जनरल चेतूर शंकरन नायर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। नायर ने कांग्रेस के झंडे तले देश की आजादी की लड़ाई इतने भीषण तरीके से लड़ी थी कि अंग्रेजों ने 1904 में उसको कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की तथा 1912 में नाइटहुड की उपाधि देकर सम्मानित तो किया ही था, साथ ही साथ 1908 में ब्रिटिश सरकार ने उसे मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया था। 1915 में वह इसी पद से रिटायर हुआ था। इसको भी नाइटहुड की उपाधि 1912 में मिली थी। तो आप सोच लीजिए 1897 से और 1915, तो लगातार ये पूरा जो कालखंड है ये अंग्रेजों के लिए समर्पित, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए समर्पित। क्योंकि ये छोटा मोटा सम्मान नहीं, मैंने कहा था कि ये ब्रिटिश सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न दिया जाता है। तो अगर कहीं भी जरा सा भी कोई दाग हो, कोई पेच हो, तो कम से कम उसको ये नहीं मिलेगा सर। लेकिन एक बड़ी अच्छी इसमें तारतम्य में दिखता है कि अध्यक्ष बनाए जाने के 8 से 12 साल के बाद फिल्टर लगा हुआ कि भैया पहले सेवा करो। ये आप समझिए, ये कल ही खोल रहा है। मैंने कहा ना कैंसर है ये। और 5वां, हाँ, इसके अलावा जो है, ये तो हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और कांग्रेस ने कैसे नाइटहुड को पनपाया कि पहला नाम है फजल अली का। इसे अंग्रेजों ने पहले खान साहब, फिर खान बहादुर की उपाधि दी और फिर 1942 में नाइटहुड की उपाधि से तब नवाजा गया था जब देश अंग्रेजों का भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी कर रहा था। यानी देश भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा था और फजल अली को वो नाइटहुड की उपाधि दे रहे थे। और क्यों दे रहे थे, कांग्रेस से क्या संबंध है फजल अली के, इसको समझिए कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस फजल अली को उड़ीसा का गवर्नर बनाया। मतलब जिस समय 1942 से कांग्रेसी अपना आंदोलन कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय वो वहाँ जाके घुटने टेक के वफादारी की कस्में खा रहा था और 47 में आज़ादी मिलते ही फजल अली उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया।
गवर्नर बनाया, फिर उसके बाद असम का गवर्नर बनाया, और फजल अली 1959 में असम के गवर्नर के रूप में ही मरा। ये वो उसकी सत्ता चलती रही। एन गोपाल स्वामी अयंगर नाम के एक नौकरशाह की ब्रिटेन के प्रति वफादारी से अंग्रेज हुक्मरान इतना गदगद थे कि अंग्रेजों ने 1941 में, यानी 42 से पहले, 1941 में उसको नाइटहुड की उपाधि से तो नवाजा ही था, साथ ही साथ दीवान बहादुर, ऑर्डर ऑफ द एम्पायर, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया सरीके 7 अन्य उपाधियों से नवाजा था। सोच लीजिए कितना वफादार था वो ब्रिटिश साम्राज्य का। लेकिन 1947 में देश को आज़ादी मिलते ही बनी पहली कांग्रेस सरकार का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस गोपाल स्वामी अयंगर पर इतना मेहरबान हुआ था कि उसे बिना विभाग का मंत्री बनाकर अपनी कैबिनेट में जगह दे दी थी। 1947 को विभाग ने उसको ऐसे ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। यदि फिर 1948 से 1952 तक देश का पहला रेल मंत्री है ये आदमी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तत्पश्चात 1952 में उसे देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। तो ये कांग्रेस से था कि उसको पूरे उस समय चली कम रही होगी आबादी, 35-40 करोड़ थी, लेकिन उसको अंग्रेजों का 7 उसको उपाधियां दी गई थी, 7 सम्मान दिए गए थे, बाद में नाइटहुड, और वो आदमी रेल मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, उससे पहले फजल अली। ये कांग्रेस का चरित्र रहा। ये मैंने इसलिए सुनाया कि 1947 तक यही चरित्र था। जब आज़ादी का ठेका लेते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई, तो कांग्रेस का आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, इसको स्पष्ट। सर, आपने जब ये बात कही कि कोई आज़ादी से लेना देना नहीं है, और यह तो तथ्य एकदम स्थापित कर दिया कि अंग्रेजों की सेवा करने वाले ही लगातार कांग्रेस के सर्वे सर्वा बनकर घूम रहे थे, और एक नहीं बहुत सारे। इसमें एक विचार और आता है सर कि जो वाकई में फिर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे जो लोग, उन लोगों के साथ ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे? अभी तो हम लोग 1916 तो पहुंचे हैं जी। एक सबसे बड़ा नेता, मतलब उसको इन्होंने इतना बड़ा बना दिया, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के नाम से उस आदमी को पूरा देश मानता है। कि जरा इतिहास उठा के देखिए आज़ादी की लड़ाई का, कांग्रेस को तो छोड़, कांग्रेस का तो मैंने बता दिया, बड़ा संक्षेप में, बहुत ज्यादा है ये, कि 1919 में असहयोग आंदोलन होता है, जो आपने कहा ना कि उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे, जिसमें चौरी चौरा वगैरह सब आगजनी होती है, बड़ा कांड हो जाता है। 1919 से और 1931 12 साल का कालखंड है। बताइए मुझे कि गांधी ने कोई नया आंदोलन किया हो, या गांधी ने किसी नए आंदोलन, कोई चल रहे आंदोलन की नेतृत्व किया हो। 1919 से 1931 भगत सिंह के मरने तक ये गायब हैं, ये आज़ादी के सिनेरियो से गायब हैं। ये गांधी का जो जिक्र आता है वो आता है खिलाफत आंदोलन के लिए। तो खिलाफत आंदोलन का देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। वो यहाँ के मुसलमानों ने एक बवाल शुरू किया था कि तुर्की में खलीफा का शासन रहे, वहाँ मुसलमान खलीफा रहे, शरीयत से शासन चले। वो मुसलमानों के वो अभियान था, आंदोलन था, और उसमें गांधी कूद पड़े थे। अन्यथा याद करिए कि 1919 से 31 तक गांधी का कोई आंदोलन बताइए जिसका बड़ा चर्चा हो। सर, इस आंदोलन में मोपला में जो हिंदू मारे गए, वो सब कुछ भी हुआ है, संत सदानंद मारे गए, सब हुआ, और गांधी सबकी निंदा करता रहा। अधिवेशन कांग्रेस के होते रहे, और कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पास होते रहे, आंदोलन जमीन पे उतर के कुछ नहीं हुआ। एक हुआ, बताओ, 12 साल के कालखंड में एक आंदोलन हुआ है, और वो खिलाफत आंदोलन था, तो वो तो मुसलमानों का था, उसका भारत की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। तो क्यों नहीं हुआ, मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि 1919 के बाद एक तो सन्नाटा छा गया, तो देसी गाली दे रहा था, और उसके बाद फिर उभर गए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये जो क्रांतिकारी उभर के आए। और इस आंदोलन का जो अंत हुआ वो 1931 में भगत सिंह की फांसी के साथ हो गया, क्योंकि 23 मार्च 31 को उनको मारा गया, और उससे पहले चंद्रशेखर आजाद का खत्म हो गया जीवन। तो 2 बड़े स्तंभ गिर गए, तो वो बिल्कुल खत्म। और जैसे ही ये 2 आदमी गिरे, ये दृश्य से हटे, गांधी फिर एक्टिव हो गया। कितना शातिर आदमी था वो, जरा सोचिए। उसको मालूम था कि ये लोग अब जनता के नायक बन रहे हैं, देश के नायक ये हो गए हैं,
तो मुझे कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, तो वो अपना अभियान अधिवेशनों तक सीमित रहा। और जब देखा कि ये हट गया तो मैं तो ये मानता हूँ, और भगत सिंह के लिए तो बड़ा खुलकर आ ही चुका है, और चंद्रशेखर आजाद के लिए भी है, कि इन दोनों को सीन से हटाने का अगर षड्यंत्र किसी ने रचा, तो उस षड्यंत्र में गांधी शामिल था, नेहरू शामिल था, कि जब तक इनको नहीं हटाओगे तो हम तो हाशिए पे जा रहे हैं। तो भगत सिंह के लिए तो बड़ा खुलकर है, वो तो लॉर्ड इरविन ने खुद अपनी डायरी में लिखा है कि गांधी जब मेरे पास आया तो मैं समझा कि शायद ये माफी की बात करेगा, तो वो कह रहा कि माफी नहीं, हमारे अधिवेशन से पहले इसको फांसी दे दो। तो वो तो खुद ही चाह रहा था फांसी हो जाए। और चंद्रशेखर आजाद के लिए तो अभी आता हूँ उस पर, उनकी हत्या के जिम्मेदार जो लिखा पढ़ी में है, जो मुखबिर था, उनको, हाँ, उनको कांग्रेस ने कैसे सम्मानित किया। तो ये जो है 31 तक का तो कालखंड आप समझ गए ना। मैं कह रहा हूँ मेरे दिमाग में नहीं है ना, जितना मैंने पढ़ा है कि 1919 से और 31 तक कोई आंदोलन आपको भारत के आज़ादी का नहीं मिलेगा। रूटीन में चल रहा था, जनता लड़ रही थी, ये लोग आ गए थे बीच में, तो हो रहा था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के जो मारे गए, जो उनका एनकाउंटर किया, शहीद हुए वो एल्फ्रेड पार्क में, वो कांग्रेस को एकदम नंगा कर देता है। और कैसे करता है जरा आप समझिए, कि किसी और ने नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, अंग्रेजों की सीआईडी अफसर जो रहे थे, गौड़, धर्मेंद्र गौड़ नाम है उनके, शायद धर्मेंद्र गौड़ ही नाम है, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। और ये भी कांग्रेसी अच्छे से समझ लें कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चोरी छुपे लिखी है, इसी लखनऊ में उन्होंने लिखी, और उनकी किताबें आज भी आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन पे। ये चंद्रशेखर आजाद के दो गद्दार साथी, इसी शीर्षक से उन्होंने लिखा है। तो एक का नाम था वीरभद्र तिवारी, और दूसरे का नाम था यशपाल। इन दो आदमियों को उन्होंने दिया है उसमें जी। और वीरभद्र तिवारी तो खैर वो तो मुंह छुपा के बैठ गया था, लेकिन यशपाल ने ताल ठोक दी थी, क्योंकि यशपाल ने जो आदमी चंद्रशेखर आजाद की एक तरह से उनके मरवाने में वो मेन मुखबिर था, दो मुखबिर थे, उनमें एक यशपाल था, उसको कांग्रेस ने आज़ादी के बाद पद्मश्री दी। पद्मश्री दी, और जो लखनऊ के रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि लखनऊ की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी कॉफ़ी हाउस जो हजरतगंज में है, वो यशपाल के जिम्मे सौंपा गया था। और जिसको बड़े गर्व से कुछ नेता बताते हैं, और कुछ बताते तो गर्व से, लेकिन मुझे लगता है बेशर्म नेता हैं वो, कि वो जाकर शाम को वहाँ यशपाल बैठता था, और बेशर्म नेता जो मुख्यमंत्री और मंत्री, ये वहाँ जाकर शाम को पंचायत सजाते थे यशपाल के साथ, बड़ा गौरवान्वित अपने आप का अनुभव करते थे उस। तो इस तरह से यशपाल को ओबलाइज किया था। वीरभद्र को कैसे किया था वो भी बताता हूँ। यशपाल वो भी हैं जिन्होंने नॉवेल लिखी झूठा सच, हाँ हाँ, और एक कहानी जो पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी में हिंदी में बचपन से, पर्दा। वो कम्युनिस्ट, वो उसने कम्युनिस्ट पार्टी की एक तरह से मेंबरशिप ली, और उसके बाद क्योंकि कम्युनिस्टों का शिक्षा पे कब्जा हो गया था, कांग्रेस के साथ उनकी समझौता था, तो उन्होंने उसको ताना और उसको ऐसा बना दिया कि बड़ा महान साहित्यकार था, महान क्रांतिकारी था। ऐसा कुछ नहीं था, वो मुखबिर था, चंद्रशेखर आजाद की हत्या का जिम्मेदार था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंग्रेजों के दस्तावेज कह रहे हैं जो उस दौर में थे, और बाकायदा उन दस्तावेजों को धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। और सबसे खास बात है कि क्योंकि यशपाल उस समय जिंदा था, यशपाल का बड़ा जलवा था, तो यशपाल ने उससे लड़ने की कोशिश की, धर्मेंद्र गौड़ से लड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी यशपाल की, कि यशपाल का कुछ आपत्ति आती थी तो पलट के दूसरे दिन उनका भी जवाब छपता था, और बाकायदे दस्तावेजों के साथ, इस डेट की ये फाइल है, इस डेट की ये फाइल है, और इसमें तुम्हारा नाम लिखा है, तुम पैसे लेते थे अंग्रेजों से। तो ये है काला इतिहास यशपाल का। तो ये, और उसको कांग्रेसियों ने पद्मश्री दी थी। और मैंने बताया सबसे प्राइम प्रॉपर्टी लखनऊ वाले, समझ रहा हूँ कि काफी हाउस लखनऊ का सबसे महंगा इलाका हो सकता है, वो दिल्ली का कनॉट प्लेस का सेंटर समझ लीजिए ये। और जो दूसरा था, और दो नहीं, और इसके अभी आपको कि वीरभद्र तिवारी, वो आपको ताजुब होगा कि उस आदमी के लिए, उसके लिए लिखा पढ़ी में कि उसको 20,000 रुपए सन 31, सोचिए उस समय 20,000 रुपए अंग्रेजों ने उसको दिए थे मुखबिरी के लिए, और उसके अलावा उसको रेगुलर हर महीने तनख्वाह की तरह उसको पैसे दिए जाते थे। तो अब उस समय मनी संदीप जी, मेरे ख्याल से 40 रुपए तोला सोना था 10 ग्राम। अब आप उस हिसाब से आज कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी बड़ी रकम थी। आज 80,000 रुपए है, आज 80,000 रुपए है, तब 40 रुपए था, तो यानी 2,000 गुना।
तो इस 30,000 को आप 2,000 से जरा गुणा करिए, इतनी रकम उस दौर में वीरभद्र को दी थी, तो 20,000 रुपये। तो ये स्थिति थी। लेकिन वो वीरभद्र, वो तो अंग्रेजों ने दिया था, तो चलिए मान जाते अंग्रेजों ने किया है। वो आज़ादी मिलने के बाद जो पहली बार चुनाव हुए, उस चुनाव में वो कांग्रेस से उरई टाउन एरिया का चेयरमैन चुना गया। ये बड़ी बात है। तो कांग्रेस से क्या सदा बदी थी वीरभद्र तिवारी की, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, या संदीप जी के कहने की जरूरत नहीं, ये आप स्वतः समझ सकते हैं। और उसका कारण एक और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि लोग बड़े भूल तो सकते ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद तो आज भी नहीं भूले हैं कि उस समय एक 13 साल के बालक ने कहीं से उसने पिस्तौल इकट्ठी की, और वो वीरभद्र को, चंद्रशेखर आजाद को मारने के बाद अंग्रेजों ने 4 बॉडीगार्ड दिए थे, जो हथियारबंद सिपाही उसके साथ रहते थे, क्योंकि उसने कहा था कि इनके कुछ और साथी हैं जो मुझे मार जरूर देंगे। तो 4 उसको मिले थे। और कानपुर में निषाद सिनेमा हुआ करता था, क्राइस्ट चर्च के सामने, वहाँ पे पिक्चर देखने गया था ये। तो रमेश नाम था बच्चे का, 13 साल का था, रमेश गुप्ता, और उसने अपनी पूरी पिस्टल खाली कर दी थी। लेकिन ये अलर्ट था, इसको मालूम था, तो ये बच गया। इसको एक आध गोली लगी, लेकिन ऐसी नहीं लगी। साथ में सिपाही जो थे उनको ज़्यादा गोलियां लगी, लेकिन मरा नहीं कोई। तो अब 13 साल के बच्चे को फांसी तो दी नहीं जा सकती थी, तो उसको काला पानी भेज दिया गया था। जरा सोचिए आप, रमेश जो है 13 साल की उम्र में काला पानी भेज दिया गया। और वहाँ से वो लौटे जब आज़ादी मिल गई, तब छूटे, तो हिंदुस्तानी सब छूटे, तो वो भी छूट के आ गया। तब तक वो जवान हो चुके थे, वो काफ़ी उम्र हो गई थी। तो उन्होंने फिर पिस्टल खरीदी, और पिस्टल खरीद कर उन्होंने वीरभद्र को एक संदेश भिजवाया था कि देखो, आज़ादी मिल गई, यही चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे, हम सब लोग चाहते थे, तो हमारा गुस्सा कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ है कि अगर तुम मेरी आंखों के सामने पड़ जाओगे तो गोली मैं तुमको निश्चित मार दूंगा, और अब की निशाना मेरा चूकेगा नहीं है। मैं 13 साल का नहीं हूँ। और आपको ताजुब होगा संदीप जी, क्योंकि मैं कानपुर रहा हूँ, कि आर्या नगर में रहता था वीरभद्र, और आर्य नगर से स्टेशन आने का रास्ता वो हालसी रोड से बिल्कुल मेन सबसे पास रास्ता है वो। लेकिन अपनी मरते दम तक वीरभद्र कभी हालसी रोड से स्टेशन नहीं आया, केवल रमेश के डर से। वो घूमकर मंडी से उधर से होता हुआ, जहाँ बस स्टैंड वो अलग लंबी पड़ती थी, वो भीड़ भाड़ लंबी रोड घूम के वो आता था, क्योंकि वो जानता था कि रमेश मुझे मार देंगे। तो इतनी घृणा लोगों में चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी करने वाले खिलाफ थी। लेकिन कांग्रेसी क्या कर रहे थे कि उसको चेयरमैन बनाया था, टाउन एरिया का चेयरमैन। तो ये चरित्र समझिए। और एक बड़ा वैसा चरित्र है कि उसको भी कांग्रेसियों का मुंह काला कर देता है। कि आपने काकोरी कांड जो है, काकोरी कांड में गवाही देने वाले कौन लोग थे? काकोरी कांड में 2 लोगों की गवाही पे सबको सजा हुई थी, और खासकर राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह सब उसी में गए। एक था बनारसी दास और एक था बनवारी लाल श्रीवास्तव। बनारसी दास रहने वाला शाहजहांपुर का था, और बनवारी लाल श्रीवास्तव रायबरेली का। तो बनारसी दास तो वैसे कॉमन आदमी था, लेकिन जो बनवारी लाल श्रीवास्तव था वो रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव था, जो वहाँ पे मुखबिर है, बाकायदे अदालत के दस्तावेजों में दर्ज है वो काकोरी कांड के। और इन 2 आदमियों की गवाही पे फांसियां हुई थी। 3 लोगों को फांसी हुई थी, बाकी किसी को 10 साल मिली, किसी को 15 साल हुई। मनमथ नाथ गुप्ता को भी 10 साल की सजा हुई थी, क्योंकि वो काकोरी कांड में वो शामिल थे चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो ये है कांग्रेसियों का चरित्र। सर, एक घटना, चूंकि चंद्रशेखर आजाद जी की बात हो रही है, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा आपको, उनकी माता जी की एक मूर्ति लगनी थी झांसी में से। हाँ हाँ हाँ। कौन खिलाफ था, क्या हुआ? अरे वो ये 55-56 की बात है? नहीं 55 नहीं, 52। सर, वो तो इतनी शर्मनाक घटना, और कांग्रेस को पूरी तरह नंगा कर देती है, कांग्रेस के पूरे कपड़े उतार देती है। आपने अच्छी याद दिला दी है। यहाँ पे इनके दूसरे उसमें कह रहा था कि एक तो सबसे खास बात कि 31 में चंद्रशेखर आजाद का देहांत हो गया। पिताजी उनके मर चुके थे, बड़े भाई थे उनके, वो भी मर चुके थे, और माँ अकेली थी। तो अब वो आज से समझिए 100 साल करीब हो गए, 94-95 था। तो कोई साधन तो था नहीं, गाँव में रहती थी।
तो वो लकड़ी बीन के कंडे बना के किसी तरह उनका जीवन यापन वो चल रहा था, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और ये काम करते करते 1947 आ गया, कोई कांग्रेसी नेता उनकी हार लेने गया नहीं। वो गांधी भी उनका हार लेने नहीं गया, जिसका दोस्त जमनालाल बजाज सेठ, नगर सेठ नहीं, राष्ट्र सेठ, मतलब हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति, बिड़ला, जो रात दिन गांधी के पैर दबाया करते थे, किसी ने हाल नहीं लिया कि जाकर उस महिला के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दो। वो कैसे रही है, वो बहुत दर्दनाक कहानी है। लेकिन वो 1931 से 1947 तक वो जिंदा थी। और सबसे खास बात, बाकी क्रांतिकारी जो साथी थे उनमें कोई चंद्रशेखर आजाद का घर नहीं जानता था। उन्होंने केवल एक आदमी को अपना घर दिखाया था, वो सदाशिव मलकापुरकर नाम है उनका, वो झांसी के रहने वाले थे। तो वो भी जेल में बंद थे। वो 1947 में जब छूटे तो वो क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने उनसे कहा था कि मेरी माँ का कभी हो तो ध्यान रखना अगर मैं ना रहूं। तो वो छूटते ही वहां पे गए, तो उन्होंने कहा, लिखा है कि माँ ने आने के से मना कर दिया कि मैं जैसे हम बस ऐसे हमारा जीवन ठीक है। तो उन्होंने फिर उनको एक कसम याद दिलाई कि मुझसे चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी माँ को तीर्थ करा देना। तो वो उनकी कसम के लिए चलना पड़ा, तो आ गई, वो झांसी आ गई। लेकिन जो सदाशिव मलकापुरकर थे उनकी खुद की आर्थिक स्थिति, वो सालों से तो जेल में बंदे थे। तो एक भगवान दास माहौर, शायद माहौर ही ना, भगवान दास माहौर, वो झांसी में थे, वो थोड़ा ठीक ठाक थे। तो फिर उन्होंने अपने घर में एक कमरा दे दिया उनकी माँ को कि आप यहाँ रहे। मलकापुरकर उनकी पूरी देखभाल वो करते थे। और 1952 में उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो सब क्रांतिकारी माहौर जी ने और मलकापुरकर सबने तय किया कि इनकी मूर्ति लगनी चाहिए। और मूर्ति को बड़ी पैसे ही नहीं थे किसी के पास, लेकिन वो था कि एक बस्ट टाइप मूर्ति उन्होंने तैयार की। और उस मूर्ति को जब बस्ट के लगा तो कांग्रेसियों ने मना कर दिया। यहाँ गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पे सीएम हुआ करता था। इनके लिए थे कहना भी पाप है। और क्यों है ये बताता हूँ आपको कि काकोरी कांड में इस गोविंद वल्लभ पंत ने मुकदमा लड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि पैसे कम मिल रहे थे फीस में। ये इन कांग्रेसियों का चरित्र है। क्रांतिकारियों के लिए मुकदमा, क्रांतिकारियों के लिए, कि उस समय बड़ा वकील था ये, तो उनकी इच्छा थी कि गोविंद वल्लभ पंत लड़े, कांग्रेस का नेता भी था। तो उसने कहा था कि मुझको मेरी फीस कुछ और है, ये इतनी फीस सरकार सरकारी फीस देती उनकी, तो उतने पैसे मिल नहीं रहे थे, तो इसने मना कर दिया था। और उस समय एक आदमी है, वो भी कांग्रेस का नेता था, लेकिन वो आदमी को भी उतना बड़ा कद नहीं था, सीबी गुप्ता, बाद में सीएम बने, जो बाद में सीएम बने यूपी के। इनके बाल विद्या मंदिर रविंद्रालय सब उन्हीं का बनाया हुआ है। तो सीबी गुप्ता उनका चुनाव केस लड़ा रहे थे, बंद मना कर दिया था इस गोविंद वल्लभ पंत ने। और इसी गोविंद वल्लभ पंत ने जब आजादी के बाद उनकी माँ की मूर्ति लगनी थी, तो गोविंद वल्लभ पंत की सरकार ने मना कर दिया कि ये मूर्ति नहीं लगेगी, कानून व्यवस्था बाधित होगी। जब वो नहीं माने तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया झांसी में। जरा गौर करिए कि चंद्रशेखर आजाद की माँ की मूर्ति लगनी है और सरकार कर्फ्यू लगा रही है कि कोई नहीं निकलेगा। लेकिन मलकापुरकर जी भी अपने जिद के पक्के थे, बाकी उनके साथी जो थे कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद के, वो अपने सर पे लेके निकले उसको, तो गोली चलाई पुलिस ने। जरा सोचिए आप, किस बात के लिए कि वो चंद्रशेखर आजाद की माँ की मूर्ति लगाने जा रहे हैं। उन्होंने गोली चलवाई, 3 लोग मर गए उस गोली कांड में। यह है कांग्रेस का चरित्र। 3 लोगों की मौत हो गई, 40-50 लोग घायल हुए, सब भर्ती हुए अस्पताल में, और वो मूर्ति नहीं लगवाई। बाद में नए सरकार को जिक्र है, वो सब भाग गए जो बाकी जनता थी। लेकिन वो एक ऐसा काला धब्बा है इस कांग्रेस के पूरे 140 साल के जीवन पे कि उसको मिट नहीं सकता, चाहे जितना साबुन से धोने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा। तो वो आपने बीच में प्रसंग लिया है, तो ये वास्तव में इसका उल्लेख जरूरी था। ये है कांग्रेसियों का चरित्र। तो वीरभद्र का मैंने बताया कि मुझे जो चेयरमैन हुआ उसका रमेश की वजह से कभी आया नहीं, बाद में मरा। उसका लड़का बाद में स्मगलिंग में भी पकड़ा गया, यानी बड़ा सर्वगुण संपन्न था वो व्यक्ति। और इस टाइप के लोग कांग्रेस का कर रहे थे। बनवारी लाल श्रीवास्तव काकोरी कांड में गवाही दे रहा था, जिसकी वजह से फांसी हुई है 3 लोगों को, अशफाक उल्ला खान जैसे लोगों को, 4 लोगों को ही है।
अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाइडी, 4 फांसियां। एक कांग्रेसी जो कांग्रेस बाकायदे लिखा पढ़ी में कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव था वो, और उसने उसकी गवाही दी है। और ये कांग्रेसी कहते हैं हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो मैंने कहा ना कि उस समय जो था वो जो 1919 से 1931 का कालखंड है, जो आपने दूसरे लोगों की बात की, वो चरम था। वो वास्तव में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। सर, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस, या आज़ादी से लड़ाई लड़ रहे थे? हाँ, सही बात है, एकदम सही बात है। और ये तो वो लिखा ही है, ये हम हमारे आप कहने से तो छोड़ दीजिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला लाजपत राय लिख रहे हैं, नंगा कर रहे हैं इनको। और बाकी वो जो 5 लोग हैं जिनको जिन्होंने घुटने टेक के वफादारी कसम खाई, उनका का इतिहास है, उसके आगे का इतिहास है। तो ये कांग्रेसी 90 साल जो जब ये कहते हैं कि देश को आजाद कराया, तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है और सबसे लंबा फ्रॉड है। 90 साल की अवधि ये बताते हैं कि हमने कराया, ये है जो फर्स्ट। भगत सिंह के खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी, सुभा सिंह, उसके बेटे खुशवंत सिंह, वो बोले दिल्ली में बकायदा बड़े लोग रहे सर, ये आजादी के ये 47 दिल्ली के बड़े नहीं, दिल्ली के बड़े लोग नहीं थे, दिल्ली का सबसे बड़ा आदमी था सुभा सिंह, दिल्ली का सबसे बड़ा आदमी था वो। ये है इनका कैरेक्टर। अरे देखिए, ये आज राहुल गांधी जब बात करता है कारपोरेट सेक्टर और क्रोनी कैपिटलिज्म, सबसे बड़ा तो कारपोरेट का, तब कारपोरेट नहीं कहते थे, तब बड़े सेठों को, धन्ना सेठों को, उनका सबसे बड़ा दलाल जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। कि आप गौर करिए, बजाज इनका, बिरला इनका, तो सारे उद्योगपति तो इनके किसी उद्योगपति ने बड़े, अगर वो जैसे उनके लिए बताया जाता है उन उद्योगपतियों के लिए कि साहब वो जो थे स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा भाग ले रहे थे, इसलिए गांधी बड़े करीबी थे। किसी ने चंद्रशेखर आजाद की मदद क्यों नहीं की, भगत सिंह की मदद क्यों नहीं की? अरे तुम उनके साथ गोली न चलाते, जब वो पकड़े चंद्रशेखर आजाद को तो खैर चलो उन्होंने गोली मार दी थी, भगत सिंह के लिए कम से कम तुम बड़ा वकील खड़ा करते, हिंदुस्तान का बड़ा वकील खड़ा करते, वकीलों की फौज खड़ी करते, किसी ने नहीं किया। क्योंकि वहां तो गांधी मना रहा था कि पहले दे दो फांसी, बाद में बवाल होगा। तो ये सब साजिश के लोग थे, ये दलाल थे। और सर ये ब्रिटिशर्स के साथ ही तो व्यापार कर रहे थे। सबसे खास बात यही है कि ये गांधी ने क्यों किया। एक और एंगल देता हूं कि गांधी ने साहब विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि विदेशी वस्त्र सस्ते थे, आम आदमी गरीब उनको पहन लेता था, और स्वदेशी वस्त्र जो है वो यही बनाते थे जो यहाँ के सेठ थे। तो इनकी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का नाटक किया। कितने लोग पहनते थे? नेहरू का आलीशान जिंदगी सब जानते। खैर इसको तो छोड़ दीजिए। तो ये इस सेठों की दलाली इनका काम था, और वो सेठों की दलाली आगे कैसे चली, अभी जब इनका आएंगे हम लोग इस पे 47 के आगे तब बताऊंगा जी। तो सर ये तो हमने ये देखा है जो आप कह रहे हैं, और नेहरू पे आते हैं। नेहरू खुद कितना बड़ा अंग्रेज, मतलब वो तो, मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ और मैं स्वभाव से अंग्रेज हूँ, और किस तरीके से उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, गांधी ने ही बनवाया। भाई सर्वविदित है, सबको पता है कि पटेल जी को चुन लिया गया था पर बनाया इसको। और 47 के बाद भी क्या ये लोग सर अंग्रेजों की और विदेशियों की ही सेवा करते रहे, कांग्रेसी जो सत्ता में रहे? हाँ, इसका भी दस्तावेजी उल्लेख है कि नेहरू का सबसे प्रिय अगर कोई हुआ कांग्रेस की सरकार के अंदर, तो उसका नाम था वीके कृष्णा मेनन, जो विदेश मंत्री भी रहा, रक्षा मंत्री भी रहा, सब कुछ रहा वो आदमी। पहला घोटाला उसी ने किया। नहीं, हाँ, पहला घोटाला उसी किया, जीप वाला जो है, सही कहा आपने। और वो होमोसेक्सुअल भी था, ये भी दर्शक जान लें। होमोसेक्सुअल था, पागल था, सेक्स मैनियक। उसके लिए बाकायदे एक इंटेलिजेंस एजेंसी के डॉजियर में लिखा है कि ये आदमी सेक्स मैनियक है, पागल है, होमोसेक्सुअल है। ये हम लोगों ने नहीं लिखा, हिंदुस्तान के किसी डॉजियर में नहीं लिखा है। ये जो ब्रिटेन की MI, जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ IB रहा, इस तरह की MI10 या MI6 के उनका नाम है, MI6 है, उसने लिखा है, उसके दस्तावेजों में लिखा है। और वो जब उन्होंने अभी कुछ साल पहले जब उन्होंने उसको उनके आए कि इतने साल के बाद हम अपने दस्तावेज सार्वजनिक कर देते हैं, तो जब उन्होंने संभवतः 2010 में उन्होंने किया है
उनकी अवधि पूरी हो गई थी, तब उन्होंने जब उसको सार्वजनिक किया तो उसमें लिखा है कि आदमी सेक्स मैनिएक है, होमोसेक्सुअल है, और ये आदमी रूस का जासूस है। ये सबसे खास उसमें है कि ये रूस के लिए इंग्लैंड की जासूसी कर रहा है, इंग्लैंड में रह के, और उसको निकालने की हुई थी। और वो आदमी नेहरू का सबसे खास दोस्त था, और नेहरू ने उसको जब आज़ादी मिली तो उसको वहाँ पे हाई कमिश्नर बनाया ब्रिटेन में। और तब ब्रिटेन के जो एटली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शिकायत की कि ये आदमी जो है वो हेरा फेरी कर रहा है, और उनका तो रूस का जासूस है, इसका आचरण ठीक नहीं, तो इसको मत बनाओ या इसको हटाओ यहाँ से। लेकिन उससे पहले उसने गुल खिला दिया था, जो नेहरू का जीप कांड अभी जिक्र किया, कि इंग्लैंड की एक कंपनी से जीप खरीदने का सौदा हुआ, 1800 जीपें खरीदी गई और उनको एडवांस पैसा पूरा दे दिया गया। ये आपने कहीं सुना होगा, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने, दुनिया में कोई ऐसा सौदा नहीं हुआ कि आपने 1800 जीपें खरीदी और सारा पैसा एडवांस दे दिया। और उसमें से 180 जीपें हिंदुस्तान आई, और वो जो आई थी वो सेकेंड हैंड थी, टूटी फूटी थी, खटारा थी, और सेना ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि किसी काम की ही नहीं है हमारे जीप। तो वो जो 180 आई थी वो भी कूड़े में चली गई, और बाकी की 1600 जीपें वो कभी हिंदुस्तान आई ही नहीं, आज तक नहीं आई। पेमेंट हम पूरा एडवांस कर चुके थे, और उसकी दलाली वही वीके कृष्णा मेनन कर रहा था, वही थी इंग्लैंड में हाई कमिश्नर था। और उसके बाद कांग्रेसियों का उस समय कोई था ही नहीं एक तरह से विपक्ष में, तो वो बात खत्म हो गई। और उस पाप का कांग्रेसी आज भी जिक्र नहीं करते, जबकि सबसे पहले जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वो एक निशानी है, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है कि आज़ादी मिलते ही कांग्रेसियों ने देश को लूटना शुरू कर दिया था, और कितनी बेरहमी से लूट रहे थे। इसका उदाहरण वो आपका जीप कांड है। ये तो अपने आप डिस्क्लोज हो गया ना कि सेना में हाहाकार मच गया। सेना को 180 मिली, वो भी तो सेना ने तो पहली खेप में हल्ला मचाना शुरू कर दिया, तो कबाड़ा सेकेंड हैंड जीपें टूटी फूटी हैं, हमको वेस्ट की भेजी गई हैं, तो वो तो हल्ला मच गया था। तो उसमें फिरोज गांधी को लेना देना। तो ये एक वीके कृष्णा मेनन, नेहरू का आदमी। हाँ, और नेहरू स्वयं भी ब्रिटिश, जो आप बता रहे कि ब्रिटिश की सेवा वो उसके बाद भी कर रहे थे। वही कि ब्रिटिश की सेवा सर, और किस प्रकार से नेहरू, इंदिरा, सबने मतलब विदेशियों की ही सेवा की, विदेशी सेवा में रहे। हाँ, ये रशिया की इंदिरा ने की, सोनिया राहुल चाइना के पास चले गए सेवा करने। हाँ, बीच में अमेरिका से भी उनसे भी सोरोस से भी संबंध, मतलब भारत लूटना है, नहीं तो सेवा विदेशी की करनी। वो तो क्या यही चरित्र कांग्रेस का? हाँ, वो जो नेहरू का है, मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ जी, तो उसको हिंदू धर्म से ही आपत्ति थी या घृणा थी। तो बाकी वो अंग्रेजों का भी दलाल था, वो रूस का भी सेवक था, और सबसे खास वो चीन का भी सेवक था। चीन के साथ बड़ी दोस्ती उस आदमी ने की। तो वो चीन को उसने किस तरह, अभी तो निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं, वो तो रोज इसको बेनकाब कर रहे हैं, चिट्ठियों के साथ बेनकाब कर रहे हैं कि किस तरह 1958 में 1957 में इसने जो है जमीनें गिफ्ट करी हैं चाइना को। तो वो और चीन का नुकसान ना हो इसके लिए इसने हमने 3000 सैनिक मरवा दिए। 1962 का जो युद्ध है उसमें पूरी दुनिया के एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि साहब अगर एयरफोर्स इस्तेमाल हो जाती तो चीन हारता उसको बहुत बुरी तरीके से, लेकिन इसने आखिर तक उसका इस्तेमाल नहीं क्यों नहीं करने दिया। चीन जब तिब्बत पे कब्जा करने जा रहा था तो चावल भिजवा रहा था, तो वही नहीं वो आप जब लड़ सकते थे तो आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और उस समय जो चीन, आज के चीन को मत देखिए, उस समय जो चीन के पास एयरफोर्स थी, हमारी स्ट्रेंथ उससे 7 गुना ज्यादा थी, क्योंकि भारत में नहीं, वो अंग्रेज छोड़ के गए थे यहाँ पे, अंग्रेज बड़ी ताकत थी, तो हमारी जो एयरफोर्स थी 7 गुना ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो और उसका कोई एक्सप्लेनेशन आज तक कांग्रेसी दे नहीं पाते, उलूल बातें करते हैं। तो वो तो एक इनका रवैया। और जो जनरल था थापर, वो भाग के आ गया था, और उसके बच्चे आज भी दिल्ली में राज करते हैं। नहीं राज करते हैं, नहीं वो तो रिश्तेदार है ना, वो नेहरू को रिश्तेदार है, वो नेहरू को रिश्तेदार है। उसका जो थापर का जो बाप था, दीवान चंद थापर कांग्रेसी पाप तो है, हम तो बड़े लंबा हो जाएगा कि जब जलियांवाला कांड हुआ तो 2 डायर थे उसमें, एक डायर तो गोली चलवाने वाला था, एक साइमन डायर था, एक जनरल डायर था, और दूसरा जो था वो उस समय वहां का गवर्नर था पंजाब का।
तो उस जलियांवाला बाग कांड के 8-10 महीने बाद दीवान चंद थापर और 2 और सेठ, 3 सेठों ने मिलकर उसका सम्मान किया था, उस डायर का, जिसने इतिहास का सबसे घृणित नरसंहार किया। उसको सम्मानित कर रहे थे 3 व्यापारी, जिसमें दीवान चंद थापर था। और इन लोगों ने उस समय जो है, जो 2 करोड़ रुपए सरोपा एक भेंट किया था। सरोपा राशि जो दी थी, सरोपा की क्या औकात, मेन तो पैसे की बात थी। उतना पैसा इन्होंने दिया था। और उस समय मुझे ध्यान है कि उस समय सोना जो था 27-28 रुपए तोला हुआ करता था। तो अब दर्शक सोच ले हैं कितनी बड़ी रकम दी गई थी इनको। तो ये इनके कर्म थे। और उस दीवान चंद थापर का लड़का है प्राणनाथ थापर, जो 1962 में आर्मी बना। लेकिन उससे पहले एक और संबंध है कि दीवान चंद थापर ने अपने लड़के की शादी जो है नेहरू की भतीजी बीके नेहरू की बेटी थी, जिसने अभी वो अवार्ड वापसी वाला धंधा चलाया था। क्या नाम है उसका, वो नयनतारा सहगल। तो वो एक तरह दीवान चंद थापर और मोतीलाल नेहरू रिश्तेदार हो गए थे। और ये तब हुए थे जब जलियांवाला बाग कांड हो चुका था। वो डायर को सम्मानित कर चुका था और मोतीलाल नेहरू उसको अपना रिश्तेदार बना रहा था, बड़ा करीबी। तो ये जो है प्राणनाथ थापर रिश्तेदार था। उसकी कहानी आज ऐसे आती है दोस्तों कि करण थापर जो बहुत बड़ा पत्रकार बनता है अपने आप को, और जिसका एक ही क्लेम टू फेम है कि वो मोदी जी का इंटरव्यू ले रहा था जब वो सीएम थे। मोदी जी ने बीच इंटरव्यू में कहा ये अपना पकड़ो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सत्यपाल मलिक का बैठ के इंटरव्यू ले रहा था, एंटी मोदी। वो उसी प्राणनाथ थापर का बेटा है। उसी बेटा है। वो आज भी भारत विरोध में ही लगा हुआ है। वो जितने अभी था ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने जितने इंटरव्यू किए वो एंटी इंडिया ही इंटरव्यू हैं, प्रो पाकिस्तानी इंटरव्यू हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारत का एजेंट बताने के लिए करण थापर के ही आर्टिकल का इस्तेमाल किया था इंटरनेशनल कोर्ट में। तो ये तो गद्दारों की एक बड़ी परंपरा चली आ रही है। और सबसे खास बात है कि जो ये इनको तो छोड़िए कि मोतीलाल नेहरू ने कैसे उस आदमी के साथ अपने घर के भांजी भतीजी का रिश्ता किया, नयनतारा सहगल, कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का समझिए प्रमुख अभियुक्त था। सर बात है इंदिरा पर। हाँ, क्योंकि अभी हरी कथा हाँ वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये पीछे जाएंगे तो बहुत लोग के नाम निकलेंगे। इंदिरा गांधी पर आते हैं। इन लोग के हिसाब से देश की पता नहीं कौन सी, मैं तो देखता हूँ कि देश की दुर्गति में सबसे बड़ा योगदान था इकोनॉमिक्स पॉलिसीज में, या जिस तरीके से काला धन शुरू कराया, या कैश के मेरे ख्याल से उस समय 10,000 का भी नोट हुआ करता था सर इंदिरा गांधी। हाँ 1980 तक था वो। तो जब मोरारजी देसाई आए हैं तब बंद हुआ है जी। तो इस प्रकार के बहुत सारे विभत्स कार्य इंदिरा गांधी ने किए। उन्होंने कैसे विदेशियों की सेवा की भारत को लूट? नहीं, उसका तो कच्चा चिट्ठा पूरा छप के प्रकाशित होकर पूरी दुनिया में बिक चुका। और उसको कांग्रेसियों की औकात नहीं कि उसको खारिज कर दें। कि 1990 में जब सोवियत संघ टूटा, 7-8 टुकड़ों में बट गया और गोरबाचू छोड़ के भाग गया देश, अमीर रूस छोड़ के भागा वो, तो बोरिस येल्सिन आ गया था। वो उसको रूस का लालू कहा जाता है। उसका जो आचरण था वो बिल्कुल उसी टाइप का था, लालू से टक्कर देता था। वो फुआड़ आदमी था, मूर्ख आदमी था। और उसी दौरान जो है वही एक मौका मिला कि मित्रोखिन जो है वो एक तरह आप कह सकते हैं जो उनके केजीबी का जो वो था अभिलेखागार, यहाँ गुप्त सब थे, वहां से वो कुछ जरूरी फाइलें लेके भागा। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसके बाद 2 ट्रक सामग्री थी। अब वो क्या था सिस्टम। और उसके बाद उसने कागज छांट के उसने जो उसको महत्वपूर्ण लगे उसने अलग अलग खंड दो किस्तों में उसने किताब छापी है। मित्रों के आर्काइव पार्ट 1, मित्रों के आर्काइव पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत का जिक्र है, भारत के पन्ने हैं। तो उसमें आप समझ लीजिए कि कांग्रेसी कैसे सेवा कर रहे थे देश की, या कैसी बेशर्मी ओढ़े थे। कि उसमें नाम होगा लेकिन उसने नाम नहीं दिया कि कांग्रेस के 4 कैबिनेट मंत्री और 20 सांसद वो जो थे वो रूस के लिए जासूसी कर रहे थे और उनको हर महीने नियमित पैसा मिलता था। ये मित्रोखिन आर्काइव लिख के गया है। तो ये इनकी कांग्रेसियों की स्थिति थी। इसके अलावा संदीप जी एक और हुए डेविड मोनियान,
मोयनिहान अमेरिका के राजदूत थे हिंदुस्तान में 73, 74, 75, और उन्होंने अपनी किताब लिखी है, और उन्होंने कोई हिंदुस्तान पे नहीं लिखी, उन्होंने पूरी अपने जीवन भर के उस पर लिखी है। उसमें उन्होंने भारत के विषय में लिखा है कि उस समय जो है जो कांग्रेस को हमने दो या तीन बार हमने बाकायदे पैसा दिया, और एक बार उसमें पैसा देने वाले में हेड ऑफ द स्टेट यानी इंदिरा गांधी स्वयं अपने ऑफिस में उसने पैसा रिसीव किया। ये डेविड मोयनिहान लिख रहे हैं, जो बाद में और ऊंचे पदों पर पहुंचे। तो ये इनके बेईमानी, उनकी देश के साथ कैसी खिलवाड़ करते थे, इसका एक उदाहरण है ये। सर ये मतलब बेशर्मी की इंतहा है कि इतना बड़ा बड़ा मगरमच्छ खा के ये लोग बचा के बैठे हुए हैं, और आज भी बेशर्मी से जो है लांछन लगाते हैं। नहीं, मुझको इनसे शिकायत नहीं है सर। एक लांछन इन्होंने लगाया बार बार कि संघ हिंसात्मक लोग हैं, संघ के लोग हैं, नहीं, वो तो हमेशा रखते हैं। इन्होंने सर अभी जो अब आपने थोड़ी देर पहले जो बात बताई, मैं मतलब लगा कि झांसी में एक मूर्ति न लगे तुमने गोली चला दी, ये बोल के कि शांति व्यवस्था स्थापित करनी है। और गांधी के वध के बाद जब चित्पावन ब्राह्मण मारे जा रहे थे महाराष्ट्र में, उस हिंसा को रोकने के लिए तुमने कोई गोली नहीं चलाई कांग्रेसियों पर। 5,000 10,000 आदमी तुमने ढूंढ ढूंढ के मार डाले, तो वो इनकी हिंसा जायज है? इनकी हिंसा से आप समझिए, ये जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना इकोसिस्टम, कि इनका इकोसिस्टम आज से मतलब जब कांग्रेस जन्मी तब से कैसे इकोसिस्टम इनका कितना मजबूत था कि एक झूठ जो इस देश में लगातार चल रहा है, समझिए आज़ादी के बाद से, कि साहब कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी दिलवाई इस देश को, ये एहसान लादा करते हैं। तो अभी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा तो आपने सुना कि क्या कर रहे थे, उसके अलावा 1931 तक का तो सुन ही लिया आपने। जी। तो उसके बाद की समझिए स्थिति, ये उससे बाद क्या, उससे पहले की है ये कि कांग्रेसियों से केवल एक सवाल का जवाब दे दें कि इस देश की आज़ादी की जो लड़ाई है 90 साल की है, और ये तो कई अलग अलग हिस्टोरियन जो है सब अब बताते हैं कि करीब करीब 7 लाख लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतारा। केवल फांसी देने वाले मत गिनी है, इतिहास बताता है कि जैसे कानपुर से इलाहाबाद तो पूरे रोड में 200 किलोमीटर का दायरा लंबाई है वो, कि पेड़ों पे 30-30, 40-40 लोगों की लाशें टंगी रहती थी। फौज चलती थी और पकड़ के लोगों को पेड़ों पे टांग देती थी। कितने लोग मरे होंगे, तो ऐसे 7 लाख लोग हैं। और एक चीज बता दूं, सब लोग परिचित होंगे उनसे, कि अंग्रेजों के दो, एक जनरल हेनरी हैवलॉक और जेम्स नील, दोनों ही लखनऊ में आए थे और इलाहाबाद से ही चले थे। नील शायद जो है, नील एक जो है कानपुर होके आया और एक सीधे आया इलाहाबाद से लखनऊ। हैवलॉक भी लखनऊ में ही मरा है और जेम्स नील भी लखनऊ में ही मरा है। तो जेम्स नील जो है नक्खास का जो चौराहा है वहाँ पे वो लड़ते हुए मर गया था, गोली लग गई थी उसको विद्रोहियों की, तो वो वहाँ मर गया था। और हैवलॉक जो है वो पेचिश से मरा था, बीमार पड़ गया था। तो आपको जो चंदर नगर है ना, आलमबाग के पास, हाँ, वहाँ पे आप क्रिश्चियनों का एक कब्रिस्तान है, तो वहाँ पे हैवलॉक की कब्र है। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये बता कि इन कांग्रेसियों ने कैसे सम्मानित किया उन हत्यारों को। मतलब हैवलॉक और जेम्स नील जो है, इनके नाम मतलब व्यक्तिगत रूप से इनके नाम के आगे हजारों हत्याएं दर्ज हैं, हजारों। जेम्स नील जो है वो जब कानपुर के लिए चला तो रास्ते में जितने बड़े गांव, या तो जहाँ उसने जला दिए घर, और जो मर्द मिला उसको उसने पेड़ों पे टांग दिया। कितने हजार लोगों को उसने हत्या उतारी है, 10,000 15,000, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सर एओ ह्यूम की भी यही कहानी है? एओ ह्यूम की तो अलग कहानी है, वहाँ उसको भी आता हूँ। तो ये हजारों लोगों की हत्या करने वाले, और आपको मालूम है इनके नाम पे क्या था हिंदुस्तान में? लखनऊ के अंदर तो अपने हैवलॉक रोड आपको मेरे ख्याल से ध्यान होगी, हैवलॉक रोड आपको ध्यान होगी। वो तो बाद में जनता पार्टी के शासन आया तब वो नाम बदला गया। उस हत्यारे के नाम से लखनऊ की मेन रोड एक थी, हैवलॉक रोड के नाम से थी। कानपुर के अंदर हैवलॉक रोड थी। और जो अंडमान निकोबार जो हमारा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ की 2 द्वीप जहाँ जो जिसके लिए वो लोग सबसे ज़्यादा जाते थे घूमने, उसी के लिए जाते थे।
उनमें एक द्वीप का नाम हैवलक द्वीप था और एक द्वीप का नाम नील द्वीप था। नील और हैवलक जो हत्यारे थे, दसियों हजार लोगों की हत्या करने वाले, उनके नाम से और कांग्रेस सरकार के शासन में था। और जब मोदी आए हैं तब उन्होंने वो द्वीपों के नाम बदले हैं। और उसके बाद भी मेरे ख्याल से साल भर बाद मैंने चेक किया था तो कुछ बेशर्म टूर ऑपरेटर अभी भी उसका नाम बदला, हो सकता बदल दिया हो। तो ये बदलाव 78 साल लगे होने में, जबकि उनका नाम तो आते ही सबसे पहले हटना चाहिए था। तो वो जो कांग्रेस के अपने मानसिकता की बात की, तो ये उन्हीं हत्यारों के ही साथ थे। ये आज़ादी के बाद भी उन हत्यारों के ही साथ थे। जैसे LIC का होता है ना, मरने के बाद भी। और सर आपने इस पूरी कहानी में एक बात कही कि 7 लाख लोग, 7 लाख भारतीय मरे, इसमें से कितने कांग्रेसी थे? हाँ, ये प्रश्न तो मैं नहीं उछाला, अब तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि जो कांग्रेस के टॉप के 500 नेता जो उनमें एक भी नेता का नाम बताइए जिसको फांसी दी हो अंग्रेजों ने, नहीं है। जिसको अंग्रेजों ने गोली मारी हो, नहीं है। ये दोनों छोड़ दीजिए कि जिसको अंग्रेजों ने काला पानी भेजा हो, एक भी नेता नहीं है। जिसको अंग्रेजों ने आजीवन कारावास दी हो, एक भी नेता का नाम नहीं। एक भी नेता का नाम नहीं। 90 साल का इतिहास है, आज़ादी दिलाने का ठेका है इनका। और तो छोड़ दीजिए कि लगातार 5 साल बंद रहा हो जेल में लगातार 5 साल बंद रहा हो, ऐसा एक भी नेता कांग्रेस का बताइए। जो मैं टॉप के 500 की बात कर रहा हूँ, 10-5 की बात नहीं कर रहा, कि 5 साल ये लगातार जेल में बंद नहीं रहे। और 500 नेता इनके टॉप के नीचे तो छोड़ दीजिए। और इसमें एक बात और बता दूं, मैं जब गया था 2019 में मैं अंडमान गया था, तो मैं दिन भर रहा था सेलुलर जेल में। पत्नी ने तुम लोग घूमो, मैं यहीं पे हूँ। और वहाँ पे सबके नाम लिखे हैं जो वहाँ पे बंद हुए। मैं इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। और आपको ताजुब होगा संदीप जी कि एक भी कांग्रेसी का नाम वहाँ के रिकॉर्ड में नहीं है। तो सर ये तो बात ये हो गई कि अगर अंग्रेजों से बचना तो कांग्रेस ज्वाइन कर लो। हाँ, ये कह सकते हैं आप। और जरा बेशर्मी देखिए कि एक भी नाम मुझे कांग्रेसी नहीं मिला। और जिस आदमी ने वहाँ 12-14 साल गुजारे सावरकर ने, उस सावरकर को ये कहते हैं कि गद्दार है। तो सर जैसे ही आपने बताया कि कोई कांग्रेसी 5 साल लगातार जेल में भी नहीं रहा, पर कह सकते हैं लोग कह रहे गांधी जेल में थे, नेहरू जेल में थे, तो इनकी जेल भी क्या जेल जैसी थी सर? गांधी नेहरू की जेल किस्से तो बहुत लोगों ने सुना है कि आगा खान के महल में बंद होता था, बड़े बड़े किताबें लिख डालते थे, किताबें लिख देते थे, बाकायदे सोफा पड़े रहते थे, पलंग रहता था। वो तो फोटो है सब, नेहरू की भी गांधी की भी। एक तो ये लोग कुल जो है, नेहरू जो है 7 साल जेल में रहा और गांधी 5 साल में। और गांधी 5 साल की जो जेल है गांधी की, वो 10 किस्तों में है। 10 बार गया जेल, तब मिला के 5 साल होते। और नेहरू के साथ 11-12 यात्राएं हैं, उनमें 7 साल की जेल है उसकी। अक्सर आके कांग्रेसी प्रवक्ता जो बोलते हैं ना 15 साल नेहरू है, कभी पूछ लीजिए डेट नहीं बता पाएंगे। तो ये तो है। लेकिन ये तो संजय दत्त वाला मोड हो गया सर, जेल में है पैरोल पे बाहर, जेल में है पैरोल पे। हाँ, वो बात ही आती है। लेकिन इससे ज्यादा रोचक और शर्मनाक एक किस्सा और है। वो पूरे कांग्रेस की कलई खोल देता है जेल जाने की। नेहरू जी की बहन जी थी विजय लक्ष्मी पंडित, और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय वो यहाँ लखनऊ की जेल में बंद थी। तब जेल यहाँ अब तो नई जेल बन गई है, तब वो पुरानी जेल हुआ करती थी जहाँ पर वो अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, मायावती जी बनवाया आलमबाग में। उस जेल में वो बंद थी। और वही CID अफसर, उसकी ड्यूटी इन लोगों पे थी निगाह रखने की इनकी क्या गतिविधियां हैं। तो उसने जो कुछ लिखा है वो पढ़ने लायक है। उन्होंने लिखा है कि उस समय जेल सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे मिस्टर ओबेरॉय, और वहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित बंद थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित के लिए एक अलग कॉटेज का निर्माण उन्होंने करवा दिया था, वो मिस्टर ओबेरॉय ने। और अक्सर शाम को विजय लक्ष्मी पंडित मिस्टर ओबेरॉय की कार में बैठ के मेफेयर सिनेमा में पिक्चर देखने आ जाती थी, जब वो जेल में बंद थी। इस तरह से कांग्रेसी जेल काट रहे थे। और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम जो था वो सब इंग्लिश स्टाइल में, मतलब काटा छुरा वाला
वो सब अलग टेबल, खाने की टेबल और पलंग। और शाम को ये भी सुविधा थी कि मिस्टर ओबेरॉय के साथ मेफेयर, कहाँ आलमबाग और कहाँ मेफेयर, वहाँ वो पिक्चर देखने आती थी। और ये जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन विजयलक्ष्मी पंडित और जेल में थी। ये जेल में थी। तो इस तरह से कांग्रेसियन जिन्होंने काटी, उन्होंने इस तरह से काटी। और ये विजयलक्ष्मी पंडित को नेहरू ने बाद में फिर रशिया भेजा। अरे वो कुछ रहा, बहन को मिर्जा बना दिया, कोई पूछने वाला नहीं, चाहने वाला। तो ये इको सिस्टम की बात हो रही थी। तो इको सिस्टम इतना इनका कितना मजबूत है और कितना निर्लज बेशरम है कि ये चलता है। और इसमें मैं कांग्रेस, वो तो अपना बचाव करते ही थे। ये सरकार दोषी है, भाजपा दोषी है और आरएसएस सत्ता में तो वो भी है कि आप इनकी ये सच्चाई क्यों नहीं बता पा रहे हैं। 11वें साल में हो आप, अपनी सरकार जैसे चल रही सब चलाते रहिए, जो आपकी नीति सब ठीक है। एक तो कोई ऐसा सिस्टम बनाते जो केवल इन्हीं के पीछे पड़ता कि ये जो 90 साल का फ्रॉड, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि 90 साल का फ्रॉड है, इनका आज़ादी से कोई लेना देना ही नहीं था। 31 तक तो हम लोग पहुंच ही गए। एक ही प्रयास में देखता हूँ सर, व्यक्तिगत स्तर पे संजीव सान्याल जी हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं। वो जो कि सत्येंद्रनाथ सान्याल जी के परिवार से आते हैं, तो उनकी एक अपनी हिस्ट्री है। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी जो लिखा है कि भारत का इतिहास आज़ादी का, उसमें रिवॉल्यूशनरी से क्या योगदान था, तो वो उन्होंने लिखी है। बस एक प्रयास दिखता है, बाकी और तो बहुत ऐसा कुछ आधिकारिक प्रयास तो आधिकारिक तौर पे होना चाहिए। आधिकारिक तौर पे होना चाहिए कि पूरा वो लोगों के सामने सच आए, तो वो उसकी कोई उसका। इसमें तो सर जावड़ेकर कहते हैं कि हमने कॉमा नहीं बदला, बड़े गर्व से कहते थे। हाँ, अरे वो तो जावड़ेकर आधिकारिक थे ना वो। हाँ, समय के गर्त में चले जाएंगे। वापस आते हैं सर इन्हीं कांग्रेसियों के इसी इतिहास पर। और इंदिरा गांधी की जब चर्चा होती है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये राजीव गांधी और संजय गांधी, लोग संजय गांधी को इग्नोर मार देते हैं बीच में, जबकि आताताई वो भी कम नहीं था। तो नहीं, इससे पहले एक बेमानी और बता दूं, कितने भ्रष्ट थे, किस तरह लूट रहे थे। कि दो केस हैं नेहरू के भ्रष्टाचार के। एक LIC कांड है मुद्रा का, कि उस आदमी को किस तरह से नेहरू ने लोन दे दिया और बाद में पूरा पैसा वो खा गया। आज ये रोते हैं विजय माल्या उसको। तो मुद्रा कांड है। और उसके बाद एक धर्म तेजा कांड है। धर्म तेजा कांड, मुद्रा में तो पैसा कम था, धर्म तेजा कांड जो था वो तो एक तरह से 200 रुपए की उसकी कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, और उसकी हैसियत 200 रुपए की, और उसको करोड़ों रुपए का कर्ज नेहरू सरकार ने दे दिया। उस जमाने में करोड़ों रुपए। हाँ, करोड़ों रुपए। वो ऑन पेपर उसकी कंपनी 200 रुपए की 200 रुपए की थी। अब जरा दर्शक समझे कि ईमानदारी हो रही थी, कौन सा धंधा हो रहा था। और उसके बाद वो पैसा लेके वो भाग गया। मतलब उसने कोई धंधा नहीं किया कि धंधा हुआ उसका कोई चौपट हुआ हो, वो पैसा लेके भाग गया, विदेशों में रहा हो। और उसके बाद वो पकड़ा गया इंटरपोल के द्वारा 1971-72 में। तो जब वो पकड़ा गया तो उसने आलीशान वहाँ पर सब सिस्टम बना लिया था। हिंदुस्तान में आया, उसने 3 साल की जेल काटी, और जेल काटने के बाद उसका काम खत्म हो गया। वो फिर वापस, तो वो जेल नहीं काटी उसने, वो कांग्रेस के साथ बाकायदे मैनिपुलेट करके आया था कि अब ये 2-3 साल यहाँ गुजार लो, जेल के अंदर सिस्टम आप सब जानते हो कैसा चलता है। और उसके बाद वो छूटा, उसके बाद वो फिर चला गया। उसके बाद धर्म तेजा कभी किसी ने शक्ल नहीं देखी। तो इस तरह से मिलकर लूटते थे अपराधियों के साथ। सर बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हारी और 1-2 साल के लिए फिर अपना लंदन परिवार भेज दिया गया था जब हारते ही, तो शायद तेजा ने ही इन लोग को वहाँ संरक्षण दिया था, या ये लॉर्ड दिया वो वहीं बसा ही हुआ था। वो बसा ही हुआ तो उसने दिया हुआ निश्चित। तो मैंने कहा कि उसको पूरी छूट थी कि ये एक सिस्टम ऐसा आप समझ लीजिए कि एक आदमी कानपुर गया था, उनके भाई, उन्होंने किताब लिखी थी, पाठ्य पुस्तक थी 8वीं की गणित की। उनके भाई थे, वो बैंक में कैशियर थे, और उन्होंने 7 लाख रुपए का गबन किया 62-63। मतलब मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मेरी जानकारी में है मामला। 7 लाख रुपए उन्होंने उस जमाने में 62-63 में, सोच लीजिए कितनी बड़ी रकम थी। और गबन करने के बाद उन्होंने तत्काल एक्सेप्ट कर लिया, कोई भागे आगे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ ये गबन हमने किया है, और घर वालों से मना कर दिया कि ना तो वकील करना और ना कोई पैरवी करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं अदालत में इसको पहली सिटी में इसको स्वीकार लूँगा।
अदालत पहुंचे, अदालत में उनका नाम ने किया, कहाँ गया पैसा, कहाँ गया, कहीं जुआ खेलते थे उसी में हार गए। हम 1 महीने में जो है निकाल के गबन करके करते रहे, और 7 लाख रुपये तो जुए की आदत में। अब जुए में कहाँ बरामद करोगे, जुए में हार गए, और वो आदमी जेल में बंद हो गया, और 7 साल की सजा हुई थी। वो अच्छा आचरण ये हो तो वो अपराधी तो था नहीं, अच्छे आचरण में वो करीब 5-5.25 साल में वो छूट के आ गया। घर वालों को भी उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसका कोई विश्वास पात्र था, और वहां से निकल के उसने फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री डाली, वो 7 लाख रुपयों से। आज तारीख में करोड़पति पता नहीं जीवित है कि इस समय मर गए हो। तो ये जो अपराधी है ये उसी श्रेणी के है, ये उसी श्रेणी के। धर्म तेजा जो है, एक तरह से कहिए कि धर्म तेजा ने उससे प्रेरणा ली या उसने धर्म तेजा से प्रेरणा ली, ये बड़े स्तर पे क्या है सर। ये आज वैसे देखा जाए शिव प्रकाश जायसवाल जो कानपुर के थे, वो आपके कोयला मंत्री थे, कोल स्कैम हो गया। हाँ, कोई आंच नहीं, कुछ नहीं। कणी मोजी ए राजा 2-3 महीने के लिए जेल गए, 2G स्कैम हुआ, कोई अता पता नहीं। और क्या कहते हैं, हथियारों की दलाली में तमाम नाम आते हैं, कोई अता पता नहीं। लालू मस्त बाहर घूम रहा है। ये उस समय का माहौल था कांग्रेस का। अगर आप बहुत बिल्कुल इंस्टेंट समझना चाहें तो एक तथ्य से आज समझ सकते हैं, और आम बड़े सामान्य तरह समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि दुनिया भर के लिस्ट जो है बड़ी लंबी है, 150 घोटाले इनके हैं, वो जीप से लेके अभी 2014 तक। नरेंद्र मोदी भी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, 11वां साल की पूरा हो जाएगा, 9 तारीख को हो ही गया समझिए, कि एक भी घोटाला ऐसा है जो चर्चा में हो या जो पकड़ लिया गया हो, जिसके बारे में लोग जानते हो, नहीं है ना। तो ये सिर्फ एक ही आदमी का असर है कि सरकार कैसी चल रही है, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते, छुपाने को आज के समय में तो बिल्कुल नहीं छुपा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो मोदी ने पूरी सरकार मिलकर भी उसको न छुपा पाती, और इन्होंने कोशिश की। ऐसा नहीं इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने राफेल में कोशिश की तो हाँ सुप्रीम कोर्ट में इनका मुंह काला हुआ, सहारा डायरी पे इन्होंने कोशिश की तो इनका मुंह काला हुआ। तो इसका मतलब घोटाला नहीं हो रहा ना कहीं। सर वो कॉफिन स्कैम जो कारगिल के समय था, वो तो अटल जी का था, वो तो अटल मैं कह रहा हूँ उस पे भी इन्होंने प्रयास किया, वो भी बाद में पता चला कुछ नहीं था। हाँ, तो ये साफ समझ में आता है कि दोनों सरकारों का अंतर केवल इस एक तथ्य से समझ में आ जाता है, नियत का, चरित्र का। ये जी, कांग्रेस के चरित्र पर वापस आते हैं सर, कि बातें अभी हैं, और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वर्तमान में और जो पूर्व में जिस प्रकार से कांग्रेस हथियाई सोनिया गांधी ने, या उसके मतलब राजीव गांधी किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इन लोगों, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोग के सरेंडर कर, मतलब इन लोग की पॉलिसीज के माध्यम से देश दिवालिया हो गया था 1990-91 तक। ऐसा हाल कर दिया था इन्होंने, देश को इस हद तक लूटा, इस हद तक ब्लैक मार्केट, ये वो, मतलब जितना माहौल बना सकते थे लोग बनाए इन्होंने। एक बात यह है कि सर इनको ताकत कहाँ से मिलती है? 47 के बाद वोट से मिलती है, एक पर्टिकुलर वोट बैंक से मिलती है। वह वोट बैंक भी अपने आप को भारत का मालिक ही समझता है, कहता रहता है कि हमने 1000 साल तक राज किया, हमारी ही बारी, हम ही करेंगे। फिर उसने 47 में भी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया, उसने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश बाद में हो गई जो भी था। तो ये भारत के अंदर का जो आताताई है, इससे कांग्रेस की क्या ऐसी साठगांठ है कि ना ये इसके बिना रह पाते, ना वो इसके बिना रह पाता है? नहीं, भारत के अंदर वाले आताताई तो सड़क छाप में गुंडे हैं ये, और इनको भी तो कांग्रेस का पूरा समर्थन है, इनको पालती रही तो उसका हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो आपने पूछा वो बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि इनको ताकत कौन देता है। तो वही है जो विदेशी ताकतें हैं, जो इनविजिबल हैंड आप कह सकते हैं, जो अदृश्य हाथ है, और वो विदेश का हाथ है, विदेशी हाथ है, वही इनको ताकत देता है, और वही पूरी रचना चलाता है। और उसको आप चिन्हित नहीं कर सकते, आप नाम नहीं बता सकते, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेहरू रहा तो नेहरू तो उनका आदमी था, दुनिया जानती है, उसको कोई कहने। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, ताशकंद में उनकी डेथ हो जाती है बड़ी रहस्यमय स्थितियों में। दुनिया भर की कहानियां हैं उसके ऊपर, मैं दुनिया भर की कहानियों में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन एक दो किस्से ऐसे हैं कि उसके अपने आप से क्लियर हो जाता है कि शास्त्री हत्या, मतलब
शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक जांच आयोग बना और उस जांच आयोग में ये तय हुआ कि सबकी गवाही होगी, उसके बाद अपना निष्कर्ष देगा। तो जो डॉक्टर साहब थे जो शास्त्री जी के साथ थे उस समय, वो जयपुर से संभवतः, हाँ जयपुर से वो दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में कार एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर साहब पूरी फैमिली साफ हो जाती है, परिवार में पूरी, बस अपने परिवार के साथ आ रहे थे कि वो भी कर लेंगे, चांस हो भी मिल लेंगे और वो खत्म हो जाते हैं। जो रसोइया साथ में था शास्त्री जी का अपना घर का, वो भी उस दिन जा रहा था। तो जब वो सड़क पार कर रहा था दिल्ली में, तो उसको एक कार ने रौंद दिया। उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वो किसी लायक रह नहीं गया, उसकी मेमोरी से चली गई, वैसे ही मर गया। लेकिन वो रसोइया आज वहाँ पे जाने से पहले सवेरे शास्त्री जी के घर आया था और ललिता शास्त्री से उसने कहा था कि अम्मा बहुत दिनों से सीने में दबा हुआ है, वो आज हम सब सच बोल देंगे। नौबती नहीं है, इसको पहले रौंद दिया, मतलब वो जांच आयोग पहुंचता उससे 15 मिनट पहले उसको सड़क पे रौंद के चली गई कार, कोई पकड़ा नहीं गया। ये कौन कर रहा था? ये दोनों संयोग नहीं हो सकते। दो जो उस समय गवाह थे वो वहां पहुंचे और उनको रौंद दिया गया। तो ये करने के पीछे तो कोई बड़ी ताकत थी ना। और जो तीसरा है कि जो ऑफिशियल रसोइया था प्रधानमंत्री का, वो हिंदुस्तान लौटा ही नहीं, वो मुसलमान था और वो वहां से सीधे पाकिस्तान चला गया, वो भारत नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो क्या डर था उसको? कोई इसका नाम नहीं ले रहा था और वो वहां चला गया। और आपको ताजुब सबसे खास बात यह है कि वहां जाने के बावजूद यहां से उसको सरकारी पेंशन भेजी जाती रही। क्यों? तो मैंने शास्त्री जी के बड़ा मोटे मोटे जो बिल्कुल सामने है, बाकी तो बड़ी किताबें लोगों ने लिखी, बड़ी उस पर जांच पड़ताल हुई है। तो शास्त्री जी के हत्याकांड तो ये है, लेकिन वो जो अदृश्य हाथ है उसका किसी एक से लगाव नहीं है। ये गांधी परिवार भी उसका शिकार हुआ है। अब आइए जो आपका सवाल था जहां से आए थे कि सोनिया गांधी आज जहां पे है या जहां पे आज से पहले पहुंची, क्या सोनिया गांधी यहाँ पहुंचती अगर संजय गांधी जिंदा होता? चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं था। सोनिया गांधी यहाँ न पहुंचती अगर इंदिरा गांधी जिंदा रहती अपनी पूरी जिंदगी, तो ये यहाँ न पहुंचती। सोनिया गांधी इस जगह पे न पहुंचती जहां पर ये है अगर राजीव गांधी जिंदा होता। तीनों आदमी जिंदा नहीं रहे और तीनों आदमी की अकाल मौत हुई है, हत्या हुई है, सीधे सीधे हत्या हुई है। तो ये संदीप जी ये संयोग नहीं हो सकता। एक आध तो घटना हो सकती है कि तीन आदमी जो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन सकते थे, उन तीनों की हत्या हुई और तब तुम उस कुर्सी पे पहुंची हो। तो ये ना जो अदृश्य हाथ है वो अपना उद्देश्य सीधा कर रहा है, तो उसका परिवार से मतलब नहीं है। पहले नेहरू खेले, इंदिरा खेले और अब कौन खेला है आप समझ सकते हो। तो ये इनको चलाने वाला कोई और है। सोनिया गांधी को मैं इतना अक्लमंद नहीं मानता कि वो कोई इस तरह के वो। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, मुझे लगता है बड़ी लंबी चर्चा है और अभी चलनी भी चाहिए और आगे भी हम देखेंगे इसकी क्या क्या बात कर सकते हैं। एक ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने जैसा क्रेडिट मैं सिर्फ आपको दूंगा, जो मुझे कहीं से पता नहीं चला, वो आपके ही मनीष ठाकुर जी के शो पर कई बार भी आपने कहा, राजीव गांधी हत्याकांड की जो जांच हुई, उस जांच में कौन शामिल था कौन नहीं था और सोनिया गांधी ने उस पर कैसे अपना हाथ रखा और किन लोगों से हाथ हटाया। सर वो एक बताएंगे सर, वो भी कांग्रेस का चरित्र है ना, इसी सोनिया माता के तो कदमों में लेटे हुई है कांग्रेस आज। नहीं, सोनिया गांधी तो हैंड है एक तरह से, उसमें वही अदृश्य हाथ है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बाकायदे काम कर रहा था। कि उसमें दो आदमी सबसे महत्वपूर्ण है कि जब एक तो राजीव गांधी हत्याकांड उसमें फिर अलग ही से करिएगा। मैं वैसे अब आपने पूछा बता दूं कि दो आदमी थे, सीबीआई से कार्तिकेयन और एमके नारायणन, और दोनों आदमी जो है जिस तरह से जांच कर रहे थे उसके हत्याकांड की, उस पर इतने नाराज हुए थे नरसिंहा राव कि दोनों को उन्होंने हटा दिया था। दोनों हटा दिया, एक को तो शायद नौकरी से ही बाहर किया था और वो उनके खिलाफ बकायदे जांच के आदेश देश के प्रधानमंत्री ने दिए थे कि उन्होंने खासकर उस जो वीडियो टेप था
वो गायब कर दिया था इन्हीं दोनों ने मिलके। और वो वीडियो टेप जो हरी बाबू फोटोग्राफर था वो उसका टेप था। तो वो उस दुर्घटना से 1.5-2 घंटा पहले से वो फोटोग्राफी घूम घूम के कर रहा था। तो उसके जो कैसेट था उसमें धनु और वो जो शिवरासन था उनकी 1 घंटा पहले से उनकी एक्टिविटी सब कैद थी कि किससे मिलना है, किससे बात कर रहे हैं, उनके और मिलने वाले वहाँ कौन थे। तो उसमें बहुत कुछ मिलता, तो उसको इन दोनों ने गायब कर दिया। पहले इन्होंने कहा कि है, उसके बाद कहा कि नहीं। वो तो कौन से मतलब कार्तिकेयन को तो मैंने टेलीविजन पे सुना, अर्णव उसका ले रहा था इंटरव्यू। तो वो कहन कौन सा किस कैसेट की आप बात कर रहे हो मुझे याद नहीं, जो क्यों लिखा पढ़ी में है। तो इस तरह की हरकतें इन्होंने की, तो साफ लग रहा था इनका आचरण बड़ा दूसरा है। तो नरसिंहा राव ने दोनों को हटाया था और इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे, एक तरह से रिपोर्ट कराई थी। और उसके बाद ये हाशिए पर है। 95 में अटल जी के बाद जब जब यहाँ पे ये बाहर हो गए दोनों, और जैसे ही यूपीए की सरकार आई, एम.के. नारायणन को सोनिया गांधी ने गवर्नर बनाया बंगाल का, और ये जो था कार्तिकेयन इसको ह्यूमन राइट कमीशन का ह्यूमन राइट कमीशन का इसको चेयरमैन बना। मतलब दोनों को प्लम पोस्टिंग दी गई। एम.के. नारायणन एनएसए भी रहा इस देश का, नेशनल सिक्योरिटी का जो एडवाइजर जी, डोवाल साहब वाली पोजीशन। तो ऐसा आदमी जो राजीव गांधी हत्याकांड में जो संदिग्ध था और उसके कारण नरसिंहा राव ने उसको हटाया था, उसको तुमने एनएसए बनाया और बाद में तो ये सोनिया गांधी नहीं कर रही थी ना। मैंने कहा ना ये कोई अदृश्य हाथ है, पर सोनिया गांधी उसका हथियार है बहुत मजबूत। यहाँ पर उनको स्थापित करना था, सोनिया को स्थापित किया। उसके बाद सोनिया के द्वारा पूरा खेल चल रहा है। तो सोनिया को फिर ये बुद्धि भी इस अदृश्य शक्ति ने दी होगी कि वो बनाओ एनएसी। हाँ, मैं उसी बात, एनएसी जो है वो उन्हीं लोगों का खेल है, उन्हीं लोगों योगेंद्र यादव, जॉन द्रे और हर्षमंदर और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से जो तिलमिलाया हुआ है पूरी दुनिया के इस टाइप के लोग, वो सिर्फ इसीलिए तिलमिला कि अब वो पूरा खेल बंद हो गया। जो कसरत उनकी 1947 से चल रही थी वो 2017 में 2014 में उसमें विराम लग गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा झटका है और देश के लिए वरदान है, मैं कहूँगा ईश्वर का, कि ऐसा एक कालखंड आया है कि अब वो शक्तियां बिल्कुल तिलमिलाई हुई बैठी हैं, उनका बस नहीं चल पा रहा और नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं उस। और ये छटपटाहट, ये तिलमिलाहट जो है इनका एक व्यक्तिगत चरित्र, जैसे आदमी का सबसे अपना स्वयं का जो चरित्र होता है। आप राजीव गांधी हत्याकांड का एक प्रसंग और कर दूं। जी सर। कि राजीव गांधी जब मरे हैं तो वो स्टेज पे गए, तो एयरपोर्ट से पेरम्बदूर पहुंचने के लिए 40-50 किलोमीटर का है सफर। तो उनके साथ जी.के. मूपनार था जो उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, जयंती नटराजन थी जो मंत्री रह चुकी थी, और नेता थे। तो आपको ताजुब होगा कि जब ये लोग वहाँ पहुँच गए स्टेज के पास, तो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी होती हैं, तो वहाँ गाड़ी जब खड़ी हुई तो राजीव गांधी तो बढ़ गए स्टेज की तरफ, जयंती नटराजन उसी गाड़ी में बैठी रही, वो गाड़ी से नहीं उतरी। और मूपनार जो था राजीव गांधी का स्टेज की तरफ, वो गया स्टेज के पीछे, और राजीव गांधी गए, वहाँ घटना हो गई। तो इन दोनों लोगों से पूछा गया कि मूपनार से कि तुम कहाँ चले गए थे, और जयंती नटराजन कहा नहीं मेरी को तबीयत नहीं महसूस अच्छी हो रही थी, तुम्हारी गाड़ी में रही। और मूपनार ने जो तर्क दिया क्या मुझे असल में सिगरेट पीनी थी, तो इसलिए मैं स्टेज के पीछे जाके सिगरेट पी रहा था। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि आज नरेंद्र मोदी लखनऊ आ जाए तो क्या यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश भाजपा का, वो सिगरेट पीने में उसके पीछे चला जाएगा? जरा जनरल सोचिए आप। मंत्री जो है बाकी लोग स्टेज पे ना हो। हाँ, तो ना कोई बड़ा नेता घायल हुआ, ना मरा, केवल राजीव गांधी और उनके सुरक्षाकर्मी मरे। तो इसका मतलब कुछ लोगों को पहले से मालूम था, और मार्गरेट उसका नाम नहीं, मार्गरेट अलवा नहीं, मार्गरेट नाम देखिए भूल गया इनका, वो कांग्रेस सांसद थी, उनको अम्मा कहा जाता था। उनके घर में रह रही थी धनु, कांग्रेस नेता के घर में वो रह रही थी, उनके वाहन पर बैठ के वो वहां तक पहुंची।
तो बड़ा अजीब सा खेल है। लेकिन मैंने कहा और ये लोग बाद में यूपीए काल में भी जयंती नटराजन मंत्री मंत्री बने, मंत्री एनजीटी ट्रिब्यूनल वगैरह तो सब नहीं चलता। उनको हटाने की गिराने की औकात नहीं थी सोनिया की। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ताकतें कुछ और हैं जो 47 से इस देश को चला रही थी। एक एक चेहरा सामने रखती जाती हैं हाँ, और पीछे अपना काम ये कराती जाती हैं। ये है, ये मेरा कहना है। तो जयंती नटराजन न सोनिया की मर्जी से बनी थी, न सोनिया की मर्जी से हट सकती थी। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है, कांग्रेस से अलग है बस कांग्रेस जैसा ही है, केजरीवाल। हाँ ये ये भी भी एक चेहरा। हाँ वो तो खैर उसकी एक कहानी है सर, उसकी उत्पत्ति कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हाँ वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। उसका तो एक घटना बता दे रहा हूँ कि जिस समय इसको कोई नहीं जानता था। 2005 और 6 2005 और 6 में तब ये राहुल गांधी ने एक नया शिकूफा शुरू किया था कि एक अलग संगठन कांग्रेस के अंदर तैयार करेंगे, आम आदमी का सिपाही। मेरे ख्याल से यही नाम था, आम आदमी का सिपाही। और उसका हैदराबाद में 3 दिन का बाकायदा प्रशिक्षण शिविर लगा था। उस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देने कौन गया था? योगेंद्र यादव, केजरीवाल। ये 3 दिन तक कांग्रेसियों को प्रशिक्षण दे रहे थे 2005-6 में। तो ये सोच लीजिए, आम आदमी सिपाही तैयार कर रहे थे। लखनऊ से भी कुछ लोग गए थे, तभी मुझे याद है। तो ये 2005-6 से 7 में था। एक तरह से योगेंद्र यादव का ये चमचा था। योगेंद्र यादव एनएससी में था। तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और बोलने लगा कि सबका मालिक एक, ये शायद है। इसीलिए आप जब ये केजरीवाल का पदार्पण हुआ 2012-13 में, तब आप पहले दिन से जानते थे कि ये कुछ। हाँ मैं उसका बहुत लोग दिग्भ्रमित थे। हाँ खैर उनकी भी गलती नहीं थी। वो हो गए थे। लेकिन मैंने कभी इसको मतलब जब आया तो इसको समर्थन नहीं किया, इसको हमेशा करी आया। तो सर देखिए, पृष्ठभूमि पर तो काफी लंबी चर्चा रही और पृष्ठभूमि ऐसी रही कि लगातार कितनी बातें, अब कितनी कहानियां तो मुझे लग रहा है कि आपके पास हैं, हाँ। जो मैंने आपके कई सारे शोज में लगातार सुनी है और मेरा ज्ञानवर्धन भी होता है उससे। पर समय हम उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। एक मैं देखता हूँ कि अगर हम नए नए एंगल से देखें, जो कांग्रेस में 47 के बाद की बातें हैं, जो हत्याओं का दौर रहा, किसकी हत्या हुई, कब हुई, क्यों हुई, और कौन, जैसे आपने बताया कि बेनिफिशियरी एक आदमी है जो आज पहुंचा, ठीक है, तो वो एक अलग हम चर्चा करेंगे उस पर। दर्शकों, हम कांग्रेस के अंदर की हत्याओं की भी बात करेंगे, वो भी एक 1.5 घंटे की कहानी होगी। आज अगर हम वर्तमान को देखते हैं सर, तो ये जो पूरी चरित्र की जो हमने डीएनए एनालिसिस किया है आज इनका बैठ के, वर्तमान में क्या दिखता है कि सेम है, परिवर्तित है, एडॉप्टेड है, घातक हो गया है, या क्या दिखता है सर वर्तमान में आपको? नहीं, परिवर्तन तो जमीन आसमान वाला परिवर्तन है कि 2014 में जो सत्ता बदल गई तो वो पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया उस अदृश्य शक्ति का। ये नहीं माँ बेटे जो है, ये वर्तमान कांग्रेसियों की हाँ, ये मैं उसी पे आ रहा था जी। तो वो शक्ति छटपटा रही है, वो शक्ति मिला रही है और हर तरह से हाथ पांव मार रही है। अभी जो कुछ हुआ ये भी अभी उसी का प्रसंग है। ये माँ बेटे है कि इनसे ज्यादा वफादार या इनसे ज्यादा जिनकी गर्दन दबा सके वो ताकत, वो कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। तो अभी वो ताकत इन्हीं पे कंसंट्रेट वो कर रही है, इसीलिए चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि माँ की वजह से और ये मर्द, वो जिस दिन चाहेंगे वो 2 दिन लगेंगे और ये माँ बेटे के किनारे होंगे, एक कांग्रेसी उठा के फेंक देंगे। वो इनको स्थापित किया, उनको दूसरा चेहरा मिल नहीं रहा कांग्रेस के अंदर जो उनका वफादार हो। 12 में किया था केजरीवाल को लाकर इन्होंने यह प्रयास किया था। वो उन्हें कांग्रेस के अंदर नहीं था ना, वो तो बाहर से था। वो उसने सब रायता बिखेर दिया, वो आगे के इस लायक नहीं है। तो ये इसलिए चल रहा। लेकिन वो प्रयास की बात करिए तो राहुल गांधी का रोल और वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल उसी दिशा में जा रही हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये 22 अप्रैल को हुआ था और आज हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो है 7 जून है जी, 7 जून है, यानी 1.5 महीना करीब पूरा हो गया। 1.5 महीने में एक भी बयान राहुल गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ दिया हो तो बताइए, नहीं दिया। क्या कारण है? कौन इसको मना कर रहा है? इसने आज तक एक भी बयान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया। और पाकिस्तान से ज्यादा दोषी है, पाकिस्तान से ज्यादा ताकत इस ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ अगर किसी ने लगाई तो वो लगाई चीन ने। चीन ने हथियार दिए, चीन ने जहाज दिया और अभी भी वो कह रहा है कि अब हम 50% कम पे तुमको जहाज देंगे। बताइए कि 22 अप्रैल से आज 7 जून 1.5 महीना हो गया।
राहुल गांधी ने एक शब्द बोला हो चीन के खिलाफ? नहीं बोला। क्यों? कौन किसका दबाव है? क्यों डर रहे हो? तो ये जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं के लिए काम कर रहा है। अपने मालिकों के खिलाफ कैसे बोल दे, और वो जितना बताएंगे ये उतना ही बोलेगा, अन्यथा इसका कोई आकर बताए कांग्रेसी जो बड़ा हो कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहा। और इन दो के अलावा जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जड़ में है तीसरा देश तुर्की के खिलाफ राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोला है। अपना ऑफिस भी नहीं बंद किया आज तक वहां पे। अभी कांग्रेस का वो ऑफिस भी वहां बंद नहीं हुआ है। तो जो 3 देश लड़ रहे थे, तुर्की, पाकिस्तान और चीन, उन तीनों को राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लीन चिट दे रखी है अपने आचरण से। तो ये संयोग नहीं हो सकता। चौथा भी सर, अमेरिका नहीं, अमेरिका तो चलिए वो ऑपरेशन सिंदूर में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वो अलग जो अपने ट्रम्प ने बोला उसी को ही इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, उसी शब्द को इस्तेमाल किया। वो उन संदर्भों में कि जब इसको ट्रम्प वाला मौका मिला तो ये ट्रम्प के बयान को बिल्कुल मंत्र की तरह जप रहा है। इसको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, देश के गृह मंत्री पे विश्वास नहीं, देश के रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, देश के रक्षा चीफ पे जो आर्मी चीफ है उन पे विश्वास नहीं, देश के एयर चीफ मार्शल पे विश्वास नहीं, DGMO पे विश्वास नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब इसको देश के किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं, मैंने 3 आपको राजनीतिक गिनाए, 3 सही ना गिनाए, और इसको डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ा भरोसा है, जिसको आज उसका जो सबसे खास था एलन मस्क, उसने चौराहे पे खड़ा करके लात मारी है, लेकिन ये आदमी अपनी खोपड़ी पिलाते घूम रहा है। तो ये घूम नहीं रहा है, इसको आदेश कहीं और से है। मैंने कहा ना, ये फैमिली कहीं और से इसको डायरेक्शन मिलते हैं और ये उस हिसाब से आचरण कर रहा है कि इससे भारत का नुकसान हो सकता है या उस ताकत की सत्ता पुनः वापस आ सकती है। ये उसके मोहरे हैं, कठपुतले हैं, जो मेरा मानना है। नहीं, और ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो पृष्ठभूमि रही वही जो है, खून आज भी वैसा ही वैसी ही रगों में बहता है, वही हरकतें करवा रहा है। वो जो बाहर की ताकत है उसको इसीलिए इस पर बड़ा विश्वास है कि 140 साल से ये पूरा दल, और पिछले 80-90 साल से यानी 1930 से ये पूरा खानदान, 30 से नेहरू, मोतीलाल और जवाहरलाल तो खेल शुरू हो गया, और वो अभी तक कांग्रेस में वही खेल चल रहा है। तो 30 में 70 और 95 साल से ये परिवार उस ताकत का वफादार है। तो वो आजमाया हुआ है कि ये DNA बिल्कुल हमारे ट्रस्टेड है और इसी पे वो दांव खेल रहे हैं। और इसीलिए आप गौर करिए ना कि शशि थरूर ऐसा आदमी, ये ऑपरेशन सिंदूर हटा दीजिए, जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो शशि थरूर को इग्नोर करके खड़गे बनाया जाता है अध्यक्ष। मतलब किसी कहीं पे भी 2 आदमी इसके सामने नहीं टिकता। सर आपने बड़ा बढ़िया नामकरण दिया है उसका, एक बार बताया जाए। खड़खड़े कहता हूँ इसको, काठ का घोड़ा। अच्छा वो, हाँ, वो काठ का घोड़ा है, वो हिलता रहता है, वो मतलब थोड़ी है। उसको अध्यक्ष बनाया गया और शशि थरूर को इग्नोर कर दिया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत को बनाया, सचिन पायलट को इग्नोर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा दिग्विजय सिंह को भेजा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपमानित कर दिया गया। ये मतलब जिस आदमी को जरा सी भी सामान्य बुद्धि होगी वो ये आदमी इस तरह के फैसले नहीं करेगा। ये फैसले कोई करवा रहा है, और वो इसलिए करवा रहा है कि वो चाहता है कि ये कांग्रेस के अंदर ड्राइविंग सीट पर कभी कोई ऐसा आदमी ना आए कि उनकी सत्ता को, उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को कोई नुकसान पहुंचे। वो जैसा कहें वैसा वो करे बिना किसी सवाल जवाब के। तो वो इसी टाइप के लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और शशि थरूर। इनको ये तो वो है जो सर साइड लगाए गए हैं, बहुत तो ऐसे थे जिनको निपटा दिया गया। वो इससे इन्हीं के पिताजी, सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट, ज्योतिरादित्य के माधवराव सिंधिया, थरूर तो चलिए अलग है, लेकिन जितेंद्र प्रसाद, तो वो निपटे हुए लोग। तो ये वीर बहादुर सिंह, बहुत लोग आपने कहा वो तो हत्याओं में जब कभी बात होगी तो उस पर करेंगे। तो ये एक बड़ा सोचा समझा खेल था जो अभी तक वो जो उस पाले से खेल रही ताकत, उसका सक्सेसफुल है वो, और वो हिंदुस्तान में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। जब तक मोदी बैठे हैं तब तो होगी भी नहीं। उसके 2 कारण हैं, तो मोदी नेता कुछ कहने नहीं है, और उसके अलावा मैं एक हमेशा मानता हूँ कि वो महाकाल के भक्त हैं, भगवान शंकर के, तो उन पर कोई जादू मंत्र चल नहीं पा रहा है।
इसलिए सर एक बात मैं छोटी से कहूंगा, चूंकि बात मोदी जी की आपने कर दी है। कई लोग कहते हैं, बड़े कायदे के लोग, कमाल के लोग कहते हैं, मैं उन लोग को मानता हूँ, वो कहते हैं कि शत्रु हंता योग है। हाँ, ट्रंप ने सर 7 मई को जो है क्रेडिट लेने की कोशिश किया, इनकी क्रेडिट गिराने की कोशिश की, 1 महीने के अंदर, 1 महीना पूरा नहीं था सर, चौराहे पे पूरी दुनिया थूक रही है उसके ऊपर। अब पूरी दुनिया तो छोड़ दीजिए, अब वो अपने देश के अंदर थूका जा रहा है। आप इससे गौर करिए, ना आप गए अमेरिका ना मैं गया हूँ, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो एलन मस्क इतना, मतलब मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई सपोर्टर नहीं था इसके चुनाव बनने तक, और 6 महीने के अंदर इसको चौराहे खड़े होकर गाली वो आदमी दे रहा। तो एलन मस्क अकेले गाली नहीं दे रहा संदीप जी, इससे आप अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा समर्थक वर्ग इसको गाली इस समय दे रहा होगा अमेरिका के अंदर। कि जब एलन मस्क नाराज हो सकता है तो आम आदमी तो बहुत ज्यादा नाराज। तो वो बिल्कुल सही कहा, आप जोड़ सकते हैं आप मोदी के सरकमस्टेंशियल एविडेंस है सर। हाँ, ये नहीं कहते हाँ, कि यह क्या है। हाँ, कई लोग का भाई हमारी साइंस है, वो अपने आप में है, उसको आदमी वामपंथियों ने नकारा, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नहीं मानेंगे। हाँ, हम उसके प्रूफ देख रहे हैं, वो भी एक किसी दिन चर्चा होगी हाँ, कि वो योग कौन सा है। हाँ, ये ठीक है। तो इसी के साथ वर्तमान में हम यह देखते हैं कि जो एक चरित्र होता है, कि इंसान का चरित्र तब पता चलता है, या तो बहुत अमीर हो जाए, बहुत पैसा आ जाए, या बहुत ताकत आ जाए, या एकदम गरीब हो जाए, या पहले ताकत थी अब ना रहे। तो इन सब समय में क्या है, इंसान अपना निकालता है बाहर कि यह मैं हूँ। ठीक है। तो इन लोग की सत्ता थी, तो इन लोगों ने जो किया वो तो सर ने बहुत डिटेल में बताया। 47 के बाद पहले सत्ता न रहने पर आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के ही लोग और कांग्रेसी क्या अपना चरित्र दिखा रहे हैं। कि वह लोग कहते हैं मोदी विरोध में भारत का विरोध कर रहे हैं, नहीं, जो सर ने पूरी कहानी बताई, ये लग रहा है कि यह भारत विरोध में सदैव रहे हैं, इसीलिए रास्ते में जो आता है ये उसका विरोध करने लगते हैं। भले उनका अपना लाल बहादुर शास्त्री हो, या कोई और हो, या जॉर्ज फर्नांडिस हो, उसमें संग नहीं, भाजपा नहीं, कोई नहीं, कोई बस आ जाए रास्ते में, भारत के पक्ष में, भारत के लिए, भारत के नाम पर खड़ा हो जाए कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति कल्चर की रक्षा करनी है, कांग्रेसी उसको निपटाने में आगे। तो ये मुझे लगता है, जैसा सर ने शुरू में कहा था, हरि कथा हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भाई साहब मुझे लगता है ये चर्चाएं अभी और चलेंगी, और लगातार चलेंगी। हो सकता है कुछ बातें रिपीट हो सकता है नई बातें पता चलें, सर की रिसर्च चलती रहती है। तो हम सर से अनुमति चाहेंगे, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और दर्शकों आपसे भी अनुमति चाहेंगे, और सर का बहुत आभार प्रकट करेंगे कि आपने ऐसी रिसर्च हम लोग के सामने प्रस्तुत की। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि बातें भी बहुत अधूरी हैं, पर प्रयास, समय अभी आज कम है, कोई बात नहीं, कल एक समय फिर आएगा, फिर किया जाएगा। तो इसी के साथ दर्शकों, आपकी क्या राय है इस पूरी आज की जो हमारी चर्चा रही, अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, और सर जिस चैनल पर आते हैं मनीष ठाकुर शो को भी सब्सक्राइब करें। सर का लाइव रात में 10:30 बजे देखें। ये जो कथा आज 1.5 घंटे में समेटी गई, हर दिन वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।